हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। यार बच्चों, कमेंट में खूब सारा पढ़ा हमने कि भैया प्री बोर्ड है, कुछ कर दो बढ़िया। ये लो जी, 35 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए और मैक्रो के 35 क्वेश्चन है। और मैं आपको कह देता हूं कि यहीं से तकरीबन 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 क्वेश्चंस यहीं से होंगे। देखो बेटा, आपको पता है कि सीबीएसई जब क्वेश्चन पूछता है तो वे ऑफ क्वेश्चनिंग चेंज कर देता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर देता है, लेकिन बात तो वही होती है ना। ठीक है, तो टोटल आपके पास मैक्रो में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। क्लास 12 के लिए वीडियो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। आपके प्री बोर्ड में भी काम आएगी, आपके बोर्ड में भी ये टॉपिक सारे काम आएंगे। और यार शेयर कर देना, खूब शेयर कर देना, ताकि सबको हेल्प मिल जाए, सबको पता चल जाए कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, और हमने इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स पहले भी कवर किए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें बदलती नहीं है। वो 25 क्वेश्चन जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे तो उसमें भी इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स थे और यहाँ पे भी है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे रहा हूं। आंसर कहीं कहीं पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है हमारे पास, कहीं कहीं पे सिर्फ हिंदी में है, और मैं आपको समझा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट करते चलना। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आप सबको पता है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, हमारी बात हुई है। एक बार आप पहले क्वेश्चन देख लो। दोहरी गणना की समस्या का वर्णन कीजिए और दोहरी गणना की समस्या से कैसे बच सकते हैं ये बताओ। मतलब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है ये बताओ और हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल, हमारी बात हुई थी, अगर नेशनल इनकम को निकालने के टाइम किसी भी गुड्स या सर्विस को 2 टाइम और मोर देन 2 टाइम काउंट कर लें, 2 बार या 2 बार से ज्यादा हम काउंट कर लें, तो इसी प्रॉब्लम को डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। और ये प्रॉब्लम कब आती है बच्चों, हमारी बात हुई है, ये प्रॉब्लम कब आती है, जब हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को निकालने के टाइम इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु को फाइनल समझ बैठते हैं। जो लोग इंटरमीडिएट को फाइनल समझने की गलती करते हैं, मध्यवर्ती को अंतिम समझने की गलती करते हैं, वो फंस जाते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में। तो आपको ये बात पता है, और इसको हम अवॉइड कैसे करें, तो मैंने आपको बताया था कि अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसको अवॉइड करने के आपके पास टोटल 2 तरीके हैं, बचने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, देखो, फाइनल आउटपुट मेथड, अंतिम उत्पाद विधि है पहला मेथड आपके पास, और दूसरा क्या है आपके पास, तो मूल्य वृद्धि विधि। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, एक बार समझना ध्यान से। सपोज करो एक फार्मर है, उस फार्मर ने 0 रुपए का इनपुट लगाया, मतलब 0 रुपए का कच्चा माल लगाया, और लगा के 500 रुपए की गेहूं की खेती करके, और वो 500 रुपए का गेहूं एक मिलर को, एक चक्की वाले को 500 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब उस मिलर ने क्या किया भाई, 500 में इसको मिल गया, गेहूं मिल गया, और मिलर ने, चक्की वाले ने क्या किया, इससे आटा बनाया और बेकर को बेच दिया 700 रुपए में। ठीक है, बेकर वाला क्या कर रहा है बच्चों, इससे ब्रेड बना रहा है और फाइनल कंज्यूमर को, अंतिम उपभोक्ता को, मान लो मुझे 1000 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप ये ध्यान दो कि नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि हर व्यक्ति ये समझता है कि मेरा प्रोडक्ट फाइनल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फार्मर से पूछो तो फार्मर कहेगा मेरा 500 का आउटपुट है, मिलर से पूछो वो कहेगा 700, बेकर से पूछो, बेकरी वाले से वो कहेगा 1000, तो टोटल 2200, जो बेटा यहाँ पे गलत है, जो गलत है, यहाँ पे डबल काउंटिंग हो गई है। क्या, कैसे हुआ, ये देखो, ये 500 का जो गेहूं का रेट है बेटा, वो जुड़ा हुआ है किसमें, 700 के आटे में, और ये 700 का जो आटा है बेटा वो जुड़ा हुआ है ब्रेड में, 1000 के ब्रेड में। तो यहाँ पे डबल काउंटिंग है। हाउ टू अवॉइड, कैसे हम इससे बचें, 2 रास्ते। पहला, अंतिम उत्पाद विधि, फाइनल आउटपुट मेथड। इसमें आपको देखना है कि फाइनल यूजर कौन है, आप बताओ। फाइनल यूजर मैं हूं, और मैं कितने का ले गया, 1000 रुपए का, तो ये 1000 रुपए का जो मैं ले गया ब्रेड, ये नेशनल इनकम में लेना चाहिए था, ये फाइनल आउटपुट था, एक रास्ता। दूसरा रास्ता बच्चों कि आपको देखना है हर जगह कितना वैल्यू एडिंग हुआ है, मूल्य वृद्धि कितनी हुई है। आप फार्मर से पूछो कि फार्मर ने कितना वैल्यू एड किया, 0 रुपए लगाए, 500 का गेहूं बना दिया, 500 के गेहूं की खेती कर दी है ना, तो फार्मर ने वैल्यू एड किया 500 का। बेकर से पूछो, बेकर ने क्या किया, सॉरी मिलर से पूछो, मिलर ने क्या किया, 500 का गेहूं लिया, आटा बना दिया 700 रुपए का, तो 200 की वैल्यू एडेड जो है मिलर ने कर दी, चक्की वाले ने। फिर बेकर से पूछो, 700 का आटा लेके और 1000 का ब्रेड बना के बेच रहे, तो 300 का वैल्यू एडिंग इसने कर दिया। तो 500 जमा 200 जमा 300, मतलब कि अगर आप देखो तो 1000 आपका जीडीपी में जाना चाहिए था। तो इन 2 तरीकों से आप बच सकते हो, किससे,
डबल काउंटिंग से। ठीक है, उम्मीद करता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चे क्वेश्चन समझ गए। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। हिंदी वालों, इंग्लिश वालों क्वेश्चन आपको मिल गया, बुक में आप सॉल्यूशन देख लेना, समझा मैंने आपको दिया। हिंदी वालों यहाँ पे आंसर है हमारे पास, इंग्लिश में भी आंसर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो एक बार कर लो। ये रहा आपका दोहरी गणना की समस्या से रिलेटेड। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो इस पेज को, फिर स्क्रीनशॉट कर लो आप इस वाले पोर्शन को भी। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर लो बचने की पहली विधि, अंतिम उत्पाद विधि से कैसे बचेंगे हम। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर लो वैल्यू एडेड मेथड, इससे हम कैसे बचेंगे। इंग्लिश ये रहा आपका भी। यार बुक से उठा के सॉल्यूशन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर बुक संदीप गर्ग की या टीआर जैन की सबके पास होगी। ठीक है, या एनसीईआरटी होगी, सब में आंसर ऐसे ही दे रखे हैं। आंसर के लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, वे ऑफ क्वेश्चनिंग मैंने आपको समझा दिया कैसा होगा, आंसर समझा दिया मैंने आपको। स्क्रीनशॉट कर लो इंग्लिश आप भी। चलो बच्चों, आंसर आप देखते रहना और रोशन एक काम करियो, पीडीएफ लिंक पे डाल दियो। ठीक है ना, आपको आंसर पे आराम टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको आंसर आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि आंसर मैं स्क्रीनशॉट करवाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। आप क्वेश्चंस कवर करते चलो फटाफट। ठीक है, ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो भी है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये एग्जांपल आपका फार्मर और मिलर और बेकर वाला, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, जो एग्जांपल मैं आपको भी दे रहा था। अच्छा एग्जांपल है ये, संदीप गर्ग की बुक में ये एग्जांपल गिवन है। चलो, उसके बाद बचने की दोनों विधियां इंग्लिश, आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि साधन आय फैक्टर इनकम और हस्तांतरित आय ट्रांसफर इनकम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो मुझे नहीं पता वो पूछेंगे कैसे, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि क्वेश्चन इसमें से जरूर होगा। ठीक है ना, तो आप देखो डिफरेंस पूछने वाले हैं आपसे वो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच। ठीक है, पहले भी हमने इस आंसर को पढ़ा है, आओ एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है फैक्टर इनकम, क्या है ट्रांसफर इनकम। पहले स्क्रीनशॉट कर लो इंग्लिश, ये रहा फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम का आंसर, और हिंदी आपका भी ये रहा फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम का आंसर। ठीक है, आओ जरा समझो। देखो बेटा क्या है फैक्टर इनकम, क्या है ट्रांसफर इनकम। हिंदी साधन आय और हस्तांतरित आय, हमारी बात हुई है ना यार। 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हिंदी भूमि श्रम पूंजी उद्यम। जब ये 4 फैक्टर हाउस होल्ड के पास होते हैं, ये चारों फैक्टर परिवार क्षेत्र के पास, जब परिवार क्षेत्र ये सारे संसाधन किसको देगा, फर्म को, उत्पादक को, क्या लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, भूमि श्रम पूंजी उद्यम। तो बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देने वाला है बदले में फर्म मतलब कि उत्पादक परिवार को क्या देने वाला है, आय। साधन के बदले मिलेगी आय, है ना। क्या मिलेगा, लेबर के बदले वेजेस, लैंड के बदले क्या मिलेगा बच्चों, रेंट किराया, कैपिटल के बदले कैपिटल पूंजी के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट लाभ। और इसी आय को हम नाम देते हैं किस चीज का, साधन आय। इट मींस की फैक्टर इनकम का नाम देते हैं, बोलो ठीक हो। और हाँ, अगर आपको कोई इनकम मिली बिना कोई फैक्टर सर्विस दिए तो वो इनकम क्या है आपकी, ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल रोशन एक तरीके से मेरा छोटा भाई है और आज ही इसका बर्थडे है मान लो। ठीक है, मैंने इसे 1000 रुपए दे दिए कि ले बउआ कुछ खा ली है, समझ गए ना आप, कि बेटा ले इससे कुछ खा लियो तू। ठीक है, कुछ अपना गिफ्ट विफ्ट ले लियो। तो ये जो मैंने इसको दिया है ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रांसफर इनकम। समझ गए मेरी बात। तो क्या है फैक्टर इनकम, क्या है ट्रांसफर इनकम, सबको क्लियर। जब आप फैक्टर दोगे प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उत्पादन की प्रक्रिया में साधन दोगे और बदले में जो आय मिलेगी वो क्या है, फैक्टर। और बिना कोई फैक्टर दिए फैक्टर इनकम, बिना कोई फैक्टर दिए अगर इनकम मिल गई तो वो है ट्रांसफर इनकम, मतलब कि हस्तांतरित आय। डिफरेंस आप देख लो, मीनिंग सबको पता चल गया। उत्पादन के संसाधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन सेवा का प्रदान करने से जो आय मिलती है। ठीक है, इधर क्या है, इसका अभिप्राय बिना किसी उत्पादन सेवा को प्रदान किए प्राप्त होने वाली आय है। मतलब कोई प्रोडक्शन में आपने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया तो भी आपको इनकम मिल गई। बेटा याद रखो, प्रकृति नेचर कैसा होगा, नेशनल इनकम निकालो, राष्ट्रीय आय या घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम, दोनों में हम फैक्टर इनकम को लेंगे। लेकिन जब ट्रांसफर इनकम की बात आती है, ना तो इसे राष्ट्रीय आय में लेते हैं, नेशनल इनकम में नहीं लेते, और ना इसे डोमेस्टिक इनकम में लेते हैं, ध्यान रखें सभी लोग। उसके अलावा अवधारणा, कैसी अवधारणा है बेटा, अर्जित आय है। अर्जित मतलब आपने अर्न किया है, कमाया है फैक्टर इनकम। और हस्तांतरित आय ट्रांसफर इनकम, आपने कमाया नहीं है, आपको एज अ रेवेन्यू एज अ रिसिप्ट आपको सिर्फ मिल गया है, आपने कमाया नहीं है। ठीक है,
फैक्टर इनकम किसको मिलेगा? जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देगा। और ट्रांसफर इनकम किसको मिलेगा? तो परिवार या सरकार को जब भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसी व्यक्ति को वृद्धा पेंशन मिल रही है, उदाहरण के लिए कोरोना के दौरान बहुत सारे फिल्म स्टार लोगों ने, बहुत सारे क्रिकेटर लोगों ने क्या किया था? गवर्नमेंट को डोनेट किया था। तो वो गवर्नमेंट की कैसी इनकम थी? ट्रांसफर इनकम थी, हस्तांतरित आय। ठीक है, लास्ट एग्जांपल किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये आपका फैक्टर का एग्जांपल है। और इस तरफ आ जाओ, छात्रवृत्ति, पेंशन, उसके अलावा सॉरी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका ट्रांसफर इनकम है। ठीक है यार, पेंशन में कंफ्यूज मत होना। एक होता है रिटायरमेंट पेंशन, कि मैं कहीं पे काम करता था, वहां से मैं रिटायर हो गया और अब मुझे वो कंपनी पेंशन दे रही है, तो ये पेंशन जो रिटायरमेंट पेंशन है वो फैक्टर इनकम है, साधन आय। और अगर ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, मतलब सरकार ने देखा कि ये बंदा बूढ़ा हो गया है और ये गरीब भी है और इसलिए सरकार किसी को ओल्ड एज पेंशन दे रही है, तो सबको पता होना चाहिए कि ये जो इनकम है ये है आपका क्या? ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लो हिंदी आप लोग, और इंग्लिश वाले बच्चों आप भी इसका स्क्रीनशॉट कर लो जिनके पास आंसर नहीं है। ये रहा फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस, और पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सबको पता है, इंपॉर्टेंट है। क्या है आय का चक्रीय प्रवाह? ठीक है, क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? समझ लो बच्चों, देखो ध्यान दो, ये रहा हाउस होल्ड, ये रहा फर्म, ध्यान देना सभी लोग, परिवार और उत्पादक। आपको पता है हाउस होल्ड फैक्टर देगा, थोड़ा 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 इसको बदलते, नीचे लिखते थोड़ा। ठीक है, देखो ये रहा आपका हाउस होल्ड, ये रहा आपका फर्म। सबको पता है हाउस होल्ड क्या करेगा? फर्म को फैक्टर देगा, साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इससे फर्म क्या बनाएगा बच्चों? वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस। और गुड्स एंड सर्विस बना के फर्म किसको दे देगा बच्चों? बोलो, हाउस होल्ड को दे देगा ना, गुड्स एंड सर्विस बना के परिवार को दे देगा। ठीक है, तो बेटा ये जो है, ये जितना ये काम चला, इस काम को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह, याद रखना, रियल फ्लो। कुछ लोग इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों तुम बताओ, जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर दिया तो क्या फर्म बदले में कुछ नहीं देगा? अरे भाई, साधन के बदले आय मिलती है यार, लैंड के बदले मिलेगा रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। ठीक है, इसके पास आ गया पैसा, और अब परिवार ने जो गुड्स एंड सर्विस खरीदा है हाउस होल्ड से, उसी के बदले ये सारे पैसे ये खर्चे की फॉर्म में, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में बेटा वापस कर देगा। तो ये जो बाहर का फ्लो चल रहा है, जो बाहर मैंने आपको ये समझाया, ये है बेटा मनी फ्लो। मनी फ्लो हिंदी मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, इसको कुछ लोग नॉमिनल फ्लो, नाम मात्र प्रवाह भी कहते हैं। अंदर जो चल रहा है वो है रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह। क्या चला अंदर? इधर से गए फैक्टर, हाउस होल्ड ने फर्म को दिया फैक्टर, फर्म ने दिया गुड्स एंड सर्विस, ये रियल फ्लो। और जो बाहर चला बेटा, यहां से गया इनकम, यहां से आया खर्चे की फॉर्म में पैसा वापस, ये है आपका मनी फ्लो। और ये पूरी कहानी अगर आप एक साथ देखते हैं तो वो पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी को क्या बोलेंगे? आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा यहाँ पे टोटल 3 फेज होते हैं, 3 चरण होते हैं। ध्यान दो, जब यहां से ये फैक्टर गया, साधन गया और बदले में वस्तु और सेवा बन गई, तो इस चरण को क्या कहते हैं? अभी आगे दिखाऊंगा। इसको कहते हैं प्रोडक्शन फेज या फिर जनरेशन फेज, उत्पादन चरण। यहाँ पे वस्तु बनी है। फिर देखो बेटा, फर्म ने इधर क्या दे दिया हाउस होल्ड को? फर्म ने इनकम दे दिया। जब फर्म हाउस होल्ड को इनकम देता है तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वितरण चरण। और आखिरी में क्या हुआ बच्चा? फर्म ने दिया था वस्तु और सेवा और उसके बदले हाउस होल्ड ने अपना पैसा खर्चे के रूप में वापस दे दिया, तो ये है डिस्पोजिशन फेज, मतलब व्यय चरण। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। आओ चलो भाई, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा बेटा डायग्राम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। यहां से आप देखो, हाउस होल्ड फैक्टर दे रहा है, साधन दे रहा है फर्म को, और फर्म उससे क्या बना रहा है बेटा? गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा। और वस्तु और सेवा बना के फर्म ने वापस दे दिया बेटा किसको? वस्तु और सेवा का कौन उपभोग करेगा? आपको पता है ना कौन उपभोग करेगा? परिवार। इस वाले चरण को क्या नाम देगा सर? क्या बोल रहा था बेटा मैं इसको? कौन सा प्रवाह है ये है वास्तविक प्रवाह और रियल फ्लो। और इसके बदले हमेशा क्या होता है? मनी फ्लो। मनी फ्लो कैसे होगा बच्चों? ये देखो, इधर से फैक्टर के बदले इसने दे दिया इनकम, फर्म ने दे दिया इनकम, और यहां से खर्चे के रूप में वापस, तो ये है मनी फ्लो। और कितने चरण मैंने बोले इसके? 3 चरण, 3 फेज है इसके। ठीक है, दिखाता हूं आपको, स्क्रीनशॉट कर लो। ये देखो, इसके 3 फेज हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 फेज है? पहले फेज का क्या नाम है बच्चों?
ये रहा पहला फेज, उत्पादन चरण, प्रोडक्शन फेज। फिर दूसरे का नाम क्या है, आय चरण, इनकम फेज। और फिर लास्ट क्या है, डिस्पोजिशन, व्यय चरण। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें गुड्स और सर्विस बनाता है फर्म। इसमें क्या होता है, फर्म हाउस होल्ड को इनकम देता है। और इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड फर्म को पैसे देता है और बदले में गुड्स और सर्विस ले लेता है। ये लॉजिक कर लो इसका भी स्क्रीनशॉट। रोशन बाबू सही पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है बच्चों? यार आप लोग भी बताओ यार, सबको समझ में आ रहा है ना? कमेंट किया करो यार, कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है। जब आप कमेंट करते हो तो हमें मजा आता है, हमारा मन करता है यार और कुछ करते हैं बच्चों के लिए अलग से, ठीक है? चलो आ जाओ बच्चों, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। मैं नहीं पढ़ा रहा आपको ये टॉपिक, रियल फ्लो, मनी फ्लो। क्यों नहीं पढ़ा रहा? अभी अभी कवर कर दिया यार, रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, अभी अभी कवर कर दिया। फिर भी सुन लो, ये लो, हाउस होल्ड है, फर्म है, फैक्टर गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बदले में गुड्स और सर्विस आया। ये है रियल फ्लो। और इधर देखो, हाउस होल्ड है, फर्म है, फैक्टर के बदले इनकम गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और बदले में यहां से हाउस होल्ड के पास से क्या आ गया, इधर से इनकम गया, इधर से एक्सपेंडिचर आ गया। बेटा ये है मनी फ्लो। अब देखो, ये है रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह, और ये है मनी फ्लो। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्वेश्चन देखते जाओ आप। चलो बच्चों, वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। पहले हिंदी वाले स्क्रीनशॉट कर लो, आंसर का स्क्रीनशॉट कर लो, मैंने आपको समझा दिया। हाँ, एक चीज और समझना बेटा, ये जो रियल फ्लो होता है ना, इसमें बेटा प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली वाली समस्या, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और सबको पता होना चाहिए, वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो का एक और नाम है फिजिकल फ्लो, और मौद्रिक प्रवाह का एक और नाम है नाम मात्र प्रवाह, मतलब नॉमिनल फ्लो। स्क्रीनशॉट कर लो हिंदी। बेटा जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी स्क्रीनशॉट करो, ये रहा आपका आंसर उसी क्वेश्चन का, ठीक है? चलिए आगे यहां से, चलो आगे चलो। अगला है स्टॉक और फ्लो। सबको पता है ना क्या है स्टॉक, क्या है फ्लो, हुई है हमारी बात। स्टॉक वो वेरिएबल होता है जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु पे देखते हो, और फ्लो वो वेरिएबल होता है जिसे आप पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन में देखते हो। अभी इस रूम में कितने बच्चे बैठे हैं, ये क्या है? इस रूम में अभी जितने बच्चे बैठे वो क्या है, वो स्टॉक है अभी। और आज इस रूम में कितने बच्चे आए और गए, वो क्या है, वो फ्लो है, ठीक है? आपके घर के वाटर टैंक में जो अभी पानी पड़ा हुआ है वो क्या है, वो स्टॉक है। और जब आपने नल ऑन कर दिया और मोटर भी ऑन कर दिया, जो पानी निकल रहा है और जा रहा है, जो ड्यूरेशन में हो रहा है, वो क्या है, वो फ्लो है। एक देश का नेशनल इनकम क्या होता है, फ्लो होता है। और एक देश की वेल्थ क्या होती है, एक देश की वेल्थ स्टॉक होती है, ठीक है? कैपिटल क्या होता है बच्चों, कैपिटल बेटा स्टॉक होता है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, वो क्या होता है, वो फ्लो होता है। तो ध्यान दीजिए, स्टॉक और फ्लो इंपॉर्टेंट है आपके पास। निश्चित समय बिंदु है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो देख रहे हो स्टॉक है, और समय अवधि, ड्यूरेशन में जिसे देख रहे हो वो फ्लो है, ठीक है? स्टॉक के पास समय काल, ड्यूरेशन नहीं होता है, फ्लो के पास ड्यूरेशन बेटा होता है, ठीक है? स्टॉक एक स्टैटिक मतलब कि स्थिर अवधारणा है, और फ्लो एक गतिशील मतलब कि डायनामिक कॉन्सेप्ट है। और ये बहुत सारे एग्जांपल, पहले इंग्लिश आप कर लो स्क्रीनशॉट, सॉरी हिंदी आप कर लो स्क्रीनशॉट। और अब आ जाओ इंग्लिश वाले बच्चों, बेटा आप भी इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इंग्लिश वाले बच्चे, सेम वही डिफरेंस लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे, चलिए बेटा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स बहुत सिंपल, देखो बेटा अंतिम वस्तु वो वस्तु है जो उपभोक्ता के उपभोग के लिए या उत्पादक के निवेश के लिए तैयार है। फाइनल गुड्स वो है जिसे कंज्यूमर ले जाएगा कंजम्पशन के लिए, और प्रोड्यूसर ले गया तो इन्वेस्टमेंट के लिए ले जाएगा, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। और इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वस्तु वो गुड्स जो अभी तैयार नहीं है, अभी उस पे और काम होना बाकी है। इसे कौन खरीदेगा, इसे उत्पादक प्रोड्यूसर खरीदेगा, और आगे इसमें फर्दर प्रोडक्शन करके थोड़ा बहुत और काम करके आगे बेचेगा। देखो बेटा क्या लिखा है, अंतिम वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग होगा, या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। इधर देखो, मध्यवर्ती वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उसी वर्ष पुनः बिक्री कर दी जाएगी, या फिर उसी साल बेच देंगे, या उत्पादन करके प्रोडक्शन करके आगे बेच देंगे। बेटा चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, उसमें फाइनल गुड्स लेते हैं। इंटरमीडिएट को ना तो नेशनल में लेते हैं ना डोमेस्टिक में लेते हैं। बेटा फाइनल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है, प्रत्यक्ष मांग, सीधा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इसे खरीदते हैं। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी डिमांड
डिराइव्ड डिमांड होती है, हिंदी व्युत्पन्न मांग, मतलब आप किसी फाइनल गुड्स की डिमांड करोगे, उस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वस्तु की डिमांड करेगा। ठीक है बेटा, अंतिम में अब कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगा क्योंकि सारा वैल्यू एडिंग का काम हो चुका है, अब उस पर कोई काम नहीं होना, लेकिन जो इंटरमीडिएट है अभी उसमें वैल्यू एडिंग का काम होना बाकी है। उसके बाद बेटा उत्पादन सीमा रेखा, जो अंतिम है उसने उत्पादन सीमा रेखा प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर लिया है, जो इंटरमीडिएट वो भी विद इन प्रोडक्शन लाइन है। और हाँ एक चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको कि यार कोई भी गुड्स हमेशा फाइनल या हमेशा इंटरमीडिएट नहीं होती है, ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, स्पेशल ध्यान रखना कि कोई गुड्स क्या हमेशा इंटरमीडिएट होगा, क्या हमेशा फाइनल होगा, नहीं, उसके यूज पे डिपेंड करता है। एग्जांपल, ये पैनल देख रहे हो, ये पैनल हमारे लिए क्या है, ये पैनल हमारे लिए फाइनल है, फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु, क्योंकि हम प्रोड्यूसर हैं, इसकी हेल्प से हम कई सालों तक प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन यही पैनल, जो इस पैनल का डीलर है, जो इसमें डील करता है, जिसको जो इसको बेचने खरीदने का काम करता है, उसके लिए पैनल क्या था, उसके लिए यही पैनल इंटरमीडिएट था, मध्यवर्ती था। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है मिल्क, दूध, जो सुबह आपका परिवार खरीद के ले गया तो वो फाइनल है, अंतिम है, और दूध जो डीलर के पास है, दुकान वाले, डेयरी शॉप वाले के पास है, वो इंटरमीडिएट है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए हिंदी। चलो आ जाओ इंग्लिश वाले बच्चों, आप भी ले लो भाई, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है, ये रहा, स्क्रीनशॉट कर लो, मैंने आपको समझा दिया है ना। फाइनल क्या है बच्चा, जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट में यूज होगा, और इंटरमीडिएट उसी साल रीसेल हो जाएगा या प्रोडक्शन होके रीसेल हो जाएगा। नेशनल डोमेस्टिक दोनों में से लेते हैं, इसको दोनों में से कहीं पे नहीं लेते। वैल्यू एडिशन का काम फाइनल में अब नहीं होगा, नो वैल्यू एडिशन, इंटरमीडिएट में भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। उसके अलावा प्रोडक्शन लाइन, जो फाइनल गुड्स है उसने प्रोडक्शन लाइन क्रॉस कर लिया है, और इंटरमीडिएट गुड्स पे भी काम होना बाकी है। और लास्ट एग्जांपल कर लीजिए स्क्रीनशॉट इंग्लिश। चलें आगे, चलो बच्चों अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि क्या होती है। देखो बेटा, जब किसी चीज पे टूट फूट होगा, नॉर्मल वियर एंड टियर, समय गुजरेगा, पैसेज ऑफ टाइम बोलते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगा। जब ये तीन बातें होंगी, टूट फूट होगा, समय गुजरेगा और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगी, इन तीन बातों की वजह से अगर किसी एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास हो गया। और बेटा अगर अप्रत्याशित अप्रचलन हो रहा है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो रहा है, अचानक से कुछ हो गया, जैसे क्या कोई आपदा आ गई, कोई चोरी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, इस वजह से किसी एसेट्स की वैल्यू अगर घट गई तो उसे हम कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि बोलते हैं। उसके अलावा बेटा डेप्रिसिएशन से बचने के लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं, सबको पता है ना आपको, मूल्यह्रास आरक्षण कोष बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड लिखा है ना, परिसंपत्तियों को रिप्लेसमेंट के लिए प्रावधान किया जाता है, प्रावधान मतलब फंड रखा जाता है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। लेकिन बेटा कैपिटल लॉस से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करवाना होगा, आपको बेटा बीमा करवाना होगा, इंश्योरेंस करवा के आप इससे बच सकते हो। ठीक है, लास्ट उत्पादन की प्रक्रिया, बेटा अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई बाधा नहीं होगी। अब ये देखो हमारा पैनल है, ये डेप्रिशिएट हो रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू डेली घट रही है ना, लेकिन क्या प्रोडक्शन रुका, क्या काम रुका, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं इसकी मदद से अभी भी। तो डेप्रिसिएशन बहुत धीमा होता है, धीरे धीरे लगता है डेप्रिसिएशन, तो इसलिए प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कैपिटल लॉस मतलब अचानक से खराब हो गया या कोई नुकसान हो गया तो उसको क्या कहते हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल लॉस। बोलो ठीक हो, यहां तक सबको सही है? चलिए बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप, कमेंट में बता देंगे तो फिर देखते हैं कुछ करेंगे आपके लिए। और इंग्लिश वालों बच्चों आप भी ले लो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वर्ड देख लेना इंग्लिश वालों ने, क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इन तीन बातों की वजह से तो डेप्रिसिएशन। और अगर क्या हो गया, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस हो गया, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कोई नेचुरल क्लाइमेटिकल केस हो गया, चोरी हो गई या फिर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो फिर जो है कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों टॉपिक है क्या एनएफआईए धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। एनएफआईए पहले पहचानते हो ना सब, क्या होता है एनएफआईए बेटा, पता है सबको एनएफआईए क्या होता है? एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ये बेटा फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों से आय और विदेशों को आय का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बेटा अगर कभी आपको पता होना चाहिए फीफा और फीटा बराबर हो गए, है ना, ये देखो NFIA शून्य कब होगा, NFIA 0 कब होगा, जब फीफा और फीटा दोनों क्या हो जाए एक दूसरे के बराबर। मतलब जितना हम फॉरेन से कमा के लाए उतना ही हमारे यहां से फॉरेन वाले कमा के लेके गए। फीफा फीटा बराबर, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड दोनों बराबर, तो NFIA का आंसर क्या आ जाएगा, मान लो ये भी $10 ये भी $10, तो NFIA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हाँ NFIA 0 हो सकता है। NFIA नेगेटिव कब होता है बेटा, ऋणात्मक कब होता है, अगर बेटा क्या हो जाए, अगर फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो विदेश वाले हमसे कमा के ले गए वो बड़ा हो जाए, और फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये छोटा हो जाए। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बड़ा हो जाए और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड छोटा हो जाए, मतलब फॉरेन वाले हमसे ज्यादा कमा के ले गए और हम वहां से कमा के कम ला पाए, ठीक है। तो उस केस में NFIA क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और क्या NFIA कभी पॉजिटिव हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल, अगर क्या है, अगर फीफा बड़ा है और फीटा छोटा है, मतलब कि फॉरेन वाले हमसे जो है कम कमा के ले गए और हम वहां से ज्यादा लाए। मान लो वो हमसे ले गए सिर्फ $10 और हम उनके यहां से कमा के लेके आ गए $25, तो हमारा NFIA क्या हो जाएगा, $15 से पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रखे NFIA नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है। 1 मार्कर क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग, काम की चीजें, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए काम की चीजें मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है NFIA के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबको पता होना चाहिए NFIA के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आता है बच्चा गलत आंसर दे देता है इसका, ठीक है। बच्चा फीफा और फीटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बारे में बताना शुरू कर देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए NFIA में ये 3 चीजें होती है। पहला कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा, ठीक है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है। दूसरा संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर। और अगला शुद्ध प्रतिधारित आय, मतलब कि नेट रिटेन अर्निंग। सबको पता होना चाहिए NFIA में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे यहाँ के कर्मचारी, हमारे यहाँ के वर्कर फॉरेन से कितना कमा के लाए, दूसरा हम अपनी संपत्ति एसेट से और इंडस्ट्री से फॉरेन से कितना कमा रहे हैं, तीसरा हमारी फॉरेन कंट्री में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, निवेश कर रखा है, उससे हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें कंपनसेशन टू एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड, दूसरा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो इनकम हमें मिल रहा है इंडस्ट्री से या फिर संपत्ति से बाहर से, और रिटेन अर्निंग, ये 3 कंपोनेंट है NFIA के। उम्मीद करता हूं सबको पता है, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 नंबर के लिए। कर लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, आगे आ जाओ बच्चों। अगला ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप सबको पता है इस तरीके का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं और इंग्लिश वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है भैया न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे क्या निकालना है, NDP, देख लो क्या निकालना है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। हिंदी वाले बच्चों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लो, मैं इंग्लिश वाली जगह पे से जाके सॉल्व कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो आप। कर लिया, आ जाओ देखो क्या निकालना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या निकालो। क्वेश्चन कह रहा है निकालो NDPFC। NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालना है हमें NDPFC निकालना है। आपको देखना होगा क्वेश्चन में किस मेथड की इंफॉर्मेशन है। ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, परिवार द्वारा उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार द्वारा उपभोग व्यय, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, नेट एडिशन टू स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट, निर्यात, NIT, इंपोर्ट, और ये डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। ये सारी चीजें गिवन है। इसे देख के मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन किसका है, एक्सपेंडिचर मेथड का है। एक्सपेंडिचर मेथड मैं आपको बता दूं, एक्सपेंडिचर मेथड आपको GDP MP पर ले जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने तो आपसे क्या मांगा है, NDP एट FC, तो G को N पे लाने के लिए आप माइनस करोगे इसमें से डेप्रिसिएशन, और MP को FC पे लाने के लिए बच्चों माइनस करोगे NIT, और NIT कैसे निकालते हैं बेटा, IT माइनस सब्सिडीज करके आप NIT निकालते हो, ठीक है। और GDP एट MP आना है ना एक्सपेंडिचर मेथड से, तो इसके लिए 4 चीजें चाहिए आपको। पहला क्या चाहिए, पहला चाहिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गिवन है 2000। दूसरा क्या चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है 1500।
तीसरा बेटा चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये दो चीजों का जोड़ होता है, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो 1000 है, और फिर चेंज इन स्टॉक जो कि आपके पास 300 है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक नेट एडिशन टू स्टॉक 300 है, ठीक है, ये टोटल हो गया आपके पास 1300। और आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप देखो एक्सपोर्ट कितना है 700, एक्सपोर्ट है आपके पास 700, इंपोर्ट देखो कितना आपके पास 200, तो नेट एक्सपोर्ट कितना आ गया 500, तो नेट एक्सपोर्ट है आपके पास 500। लो बच्चों इन तीनों को जोड़ते ही अब देखो ये 2000 हो जाएगा, 4000, 5300, ये जीडीपी एट एमपी आ गया आपके पास 5300, है ना। अब देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पे जीडीपी एट एमपी 5300। अब इसमें हमें माइनस करना है डेप्रीशिएशन, जो देखो आपके पास गिवन है 250, तो माइनस डेप्रीशिएशन 250, माइनस करना है बच्चों एनआईटी। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपके पास सीधा डायरेक्टली गिवन है 350, तो माइनस कर लो आप एनआईटी। तो लो बच्चों करो जरा, ये 600 यहां से 600 माइनस करोगे, 5300 माइनस 600 तो 4700, आगे आपको रुपीस का साइन लगाना है, अमाउंट देखो करोड़ में है ना, तो आपको यहाँ पे करोड़ भी लिख के दिखाना है। तो भाई आपका आ गया एनडीपी, क्या निकालना था आपको, एनडीपीएफसी निकालना था, हमने निकाल दिया एनडीपीएफसी, ठीक है 4700 करोड़। तो आप स्क्रीनशॉट कर लो, इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों। चलो हटू मैं, कर लो स्क्रीनशॉट सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं, देखो और क्या है हमारे पास आपके लिए, और कैसा क्वेश्चन है ठीक है, एक ये देखो गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट निकालो। मैं सबको बता दूं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज का भुगतान, जैसे आप माइनस करोगे प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा मिल जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय में से माइनस करना होता है हमें टोटल रिसिप्ट को, कुल प्राप्ति को, सिर्फ एक चीज को छोड़ के बेटा, बोरोइंग्स उधार को छोड़ के। अगर देश के कुल खर्चे में से कुल प्राप्ति कुल रिसिप्ट घटा दे सिर्फ उधार को छोड़ के, तो फिस्कल डेफिसिट आएगा, और उसके बाद अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दे तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा। जिनको नहीं पता मैं और बता देता हूं, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो होता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो टोटल रिसिप्ट होता है वो होता है बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, मतलब राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय, और इधर क्या है आपके पास राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो हिंदी, ये आपका फॉर्मूला भी पता चल गया, और ये क्वेश्चन भी मैं इंग्लिश वाली जगह पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो इससे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन देखो जरा एक बार, ही सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो बेटा ये है क्वेश्चन आपके पास, ध्यान दो, देखो क्या क्या गिवन है आपके पास। उन्होंने पूछा है कि भाई प्राइमरी डेफिसिट निकालो, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये गिवन है आपके पास कितना 40 करोड़। अच्छा बेटा नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट गिवन है, मतलब वो कैपिटल रिसिप्ट गिवन है जिसमें आपने डेप्ट लिया ही नहीं, ये कैपिटल रिसिप्ट है बेटा पूंजीगत प्राप्ति, लेकिन किसको, उधार को छोड़कर, सीधा नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, वो पूंजीगत प्राप्ति, वो कैपिटल रिसिप्ट जिसमें कर्जा है ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा बेटा टैक्स रेवेन्यू गिवन है, टैक्स रेवेन्यू से आपने कितना कमाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है और इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है। अब देखो आओ करते हैं जरा, सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, अगर आपको चाहिए, पहले आप फिस्कल डेफिसिट निकालो, अगर फिस्कल डेफिसिट आपको चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि आपको क्या करना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करना होगा टोटल रिसिप्ट उधार को छोड़कर, यही बात हुई थी हमारी। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, और टोटल रिसिप्ट में क्या आता है बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, बस ध्यान रखना उधार को छोड़कर, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर लो, है ना, ये दोनों एक जगह ले आए, और प्लस में इधर क्या बच गया बेटा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये माइनस जाएगा अंदर, माइनस कैपिटल रिसिप्ट बोरोइंग को, उधार को छोड़कर। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये आपके पास सीधा गिवन है, क्वेश्चन ने दिया तो था रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, तो कितना है राजस्व घाटा 40, ये सीधा गिवन है बेटा 40, प्लस में बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप देखो सीधा गिवन है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर 220, माइनस में बेटा कैपिटल रिसिप्ट, किसको छोड़ के, उधार को छोड़ के, गिवन है आपके पास नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट 190 है बेटा ये आपके पास। लो बच्चे 40 प्लस 220 में से 190 गए तो 30, ये 70 आ गया आपका, ये आ गया आपका फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। लेकिन क्वेश्चन तो हमसे क्या मांग रहा है, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर प्राइमरी डेफिसिट चाहिए तो फिस्कल डेफिसिट में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। आप देखो फिस्कल डेफिसिट है 70 और फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा 70 और प्राइमरी इंटरेस्ट पेमेंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट है 20, तो कर लो माइनस प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा रुपए 50 करोड़ में गिवन है ना आंसर, रुपए 50 करोड़ आपका आंसर आ गया। ऐसा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कई बार ऐसा हुआ है कि 3 नंबर का क्वेश्चन कहां से उठ के आ गया, गवर्नमेंट बजट से न्यूमेरिकल आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आपके काम आएगा ये क्वेश्चन। चलिए जिनको फॉर्मूले नहीं पता गवर्नमेंट बजट के, तो इसके फॉर्मूले बहुत आसान है, आप आराम से मुझसे 2 मिनट में समझ सकते हैं। एक बार देख लीजिए, जिनको गवर्नमेंट बजट के फॉर्मूले नहीं पता है वो लोग एक बार देख लो बेटा। सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। फिर होता है बच्चों फिस्कल डेफिसिट, सबको पता होना चाहिए, राजकोषीय घाटा, इसी को बोरिंग्स, उधार भी कहते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो टोटल रिसिप्ट, सिर्फ क्या छोड़ के, उधार को, बोरिंग को छोड़ के। और तीसरा फॉर्मूला होता है बच्चों प्राइमरी डेफिसिट, हिंदी प्राथमिक घाटा, इसके लिए आपको फिस्कल डेफिसिट में से माइनस करना है इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान। तो सिर्फ इन 3 फॉर्मूलाज पे आप सारा काम कर सकते हो। और बेटा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऐसे टोटल रिसिप्ट क्या होगा बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, बस इतनी बातों पे आप अपने गवर्नमेंट बजट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट कर लो, हटा दो। चलो जी आओ बच्चों, देखो अगला क्या है आपके पास, प्राइमरी डेफिसिट हमने इसी क्वेश्चन का भी निकाला था, हो गया हमारा। आ जाओ बेटा मनी के चैप्टर पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुद्रा पूर्ति के M1 माप को समझाइए, मनी सप्लाई का M1 मेथड। बेटा पहले तो मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई मुद्रा पूर्ति का मतलब है एक कंट्री में, एक देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे, समय बिंदु पे टोटल जितनी पॉपुलेशन है सबके पास टोटल कितना पैसा है। मान लो ये कमरा एक देश है और इस देश में अभी अभी आज और अभी जितने भी लोग हैं उन सब के पास टोटल कितना पैसा है, इसी को मुद्रा पूर्ति मनी सप्लाई कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by public at a particular point of time in an economy। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में एक समय बिंदु पर जनता के पास कुल कितना पैसा है उसी पैसे को मुद्रा पूर्ति कहते हैं। और बेटा मुद्रा पूर्ति को मापने के 4 मेथड हैं, पहला है M1, दूसरा M2, तीसरा M3, चौथा M4 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है M1। M1 मेथड कहता है बेटा C प्लस DD प्लस OD। सी नोट्स एंड कॉइन से देखो लिखा है जनता के पास सिक्के और करेंसी, नोट्स एंड कॉइन जो पब्लिक के पास है। डीडी डिमांड डिपॉजिट मतलब व्यापारिक बैंकों की वो जमा, जो पब्लिक की वो जमा जो बैंकों के पास है, जिसे कभी भी निकाल सकती है पब्लिक। ठीक है, और ओडी क्या है, अदर डिपॉजिट, अन्य जमाएं जो किसके पास है बेटा, आरबीआई के पास है। तो सबको पता होना चाहिए कि M1 क्या है, जनता के पास नोट और सिक्के जमा बैंकों के पास जनता का पैसा, जैसे बैंक जनता कभी भी मांग सकती है, जमा आरबीआई के पास अन्य जमाएं। ठीक है, सी प्लस डीडी प्लस ओडी। ठीक है, सी में क्या आ जाएगा, सारे नोट और सिक्के जो लोगों के पास है,
डीडी में क्या आ जाएगा, लोगों का पैसा जो बैंकों में है जिसे लोग कभी भी निकलवा सकते हैं। लेकिन याद रखना डीडी में बच्चों एफडी फिक्स डिपॉजिट सबको पता है ना, इसको नहीं लेते हैं। एफडी पता है ना, आप एक निश्चित समय के लिए जब पैसे जमा करते हो उसे एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, हिंदी सावधिक जमा। तो याद रखो डीडी मतलब जनता का पैसा जो बैंकों में है जिससे जनता कभी भी निकलवा सकती है, लेकिन किसको छोड़ के बेटा, एफडी को छोड़कर, फिक्स डिपॉजिट को छोड़कर। और ओडी क्या होता है, आरबीआई के पास जो पैसा है, किसका, फॉरेन गवर्नमेंट का, विदेशी सरकार का पैसा जो हमारे आरबीआई के पास है, विदेशी बैंकों का पैसा जो हमारे आरबीआई के पास है, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनका पैसा जो हमारे आरबीआई के पास है वो ओडी में लेना है बेटा। ओडी में क्या नहीं लेना है बच्चों, याद रखो आरबीआई के पास जो अपनी सरकार या अपने बैंकों का पैसा है वो ओडी में नहीं लेना, ये आपका M1 मेथड है, स्क्रीनशॉट कर लो। सी प्लस डीडी प्लस ओडी है आपका M1 मेथड, ठीक है। चलो कर लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखो। व्यापारिक बैंक साख निर्माण कैसे करता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मतलब कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है वो कैसे करता है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन करने का तरीका क्या होता है, ये आपका आंसर है, पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, ठीक है। किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये सारा आंसर लिखा हुआ है, ये देखो किस तरीके से काम करता है बेटा। अगर आपको क्रेडिट क्रिएशन समझना है, मतलब कमर्शियल बैंक किस तरीके से लोन क्रिएशन करता है, साख सृजन कैसे करता है, तो आपको इस टेबल की हेल्प से समझना होगा। और इस टेबल को समझने के लिए बेटा सबसे पहले ना दो चीजें होनी चाहिए, एक इनिशियल डिपॉजिट, प्रारंभिक जमा होना चाहिए। हमने माना कि इनिशियल डिपॉजिट है बेटा 1000 करोड़, आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज इनिशियल डिपॉजिट। जनता बैंकों के पास कैश की फॉर्म में, नगद की फॉर्म में जो पैसे जमा करती है ना बेटा, उस पैसे को हम इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं, प्रारंभिक जमा। तो एक तो ये गिवन होनी चाहिए, तभी क्रेडिट क्रिएशन समझ पाओगे। दूसरा बेटा एलआरआर गिवन होना चाहिए। एलआरआर क्या है, बैंकों ने सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को जितना रिजर्व बनाने के लिए बोला बेटा वो एलआरआर होता है, लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक आरक्षित अनुपात। तो ये गिवन होना चाहिए। सपोज कर लो ये 20% है, ठीक है। तो अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और एलआरआर 20% है तो कैसे होगा क्रेडिट क्रिएशन, जरा समझना। सबसे पहले तो आप कुछ बातें मान लो मेरी, जैसे पहली बात सारे बैंक एक हैं, दूसरी बात कि कोई भी लेन देन कैश में नहीं होगा, सारे लेन देन चेक के रूप में होंगे। आप देखो कैसे होंगे। मान लो देश के सारे बैंकों को मिला के पब्लिक ने टोटल 1000 करोड़ रुपए जमा किए, तो क्या बैंक पूरे 1000 करोड़ लोन दे देगा? नहीं। आरबीआई ने क्या बोला, एलआरआर रखना है 20%, तो 1000 करोड़ का 20% तो उसको क्या रखना पड़ेगा, एलआरआर, ठीक है। और 20% 200 हो जाएगा, और बचे हुए 800 करोड़ बैंक लोन देने को तैयार है, ठीक है। अब जिसने भी इस लोन को लिया है वो कभी भी ये लोन के पैसे निकलवा सकता है, लेकिन चेक से, याद रखना है, चेक द्वारा विड्रॉल होगा। तो अगर मान लो चेक से, मान लो ये लोन मैंने लिया, माइक्रो एग्जांपल लेते हैं, लोन मान लो मैंने लिया, ठीक है, तो मैं कभी भी इसे चेक से निकलवा सकता हूं। और जब मैं चेक से निकलवाऊंगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं किसी को पेमेंट करूंगा, है ना। पेमेंट कैसे करूंगा, चेक काट के। और मान लो वो चेक काट के मैंने आपको दे दिया, तो अब आप वो चेक लेके कहां जाओगे, अपने बैंक में जाओगे, बैंक में जमा करोगे, तो बैंक में 800 करोड़ रुपए फिर जमा हो गए। एक्चुअल में प्रैक्टिकली सोचो तो 1000 करोड़ में से 200 करोड़ तो एलआरआर में चले गए, 800 करोड़ बैंक ने किसी को दिए कहां, ये 800 करोड़ भी बैंक के पास ही रखे हुए। बैंक से मैंने लोन लिया, बैंक ने मुझे एक मैसेज डाला कि जा भाई तेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया, और मुझे आपको पेमेंट करनी थी तो मैंने आपको चेक काट के दे दिया, और वो चेक लेके आप अपने बैंक में पहुंचे। मेरा बैंक और आपका बैंक अलग थोड़ा है, सारे बैंक एक ही हैं, तो बैंक में फिर से 800 करोड़ का डिपॉजिट पहुंच गया। अब बैंक फिर ये खेल खेलेगा, 800 करोड़ का 20% मतलब 160 एलआरआर में रख लेगा, और बचे हुए 640 करोड़ रुपए बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा, ठीक है। फिर दोबारा वही, जो लोन लेगा वो चेक के द्वारा कभी भी ये पैसा निकलवा सकता है, मतलब वो किसी को चेक काट के पेमेंट करेगा, जिसको पेमेंट मिलेगी वो चेक लेके फिर बैंक में आएगा, फिर बैंक में 640 करोड़ का डिपॉजिट। ये कहानी बार बार चलती रहेगी। कब तक, जब तक जितना इनिशियल डिपॉजिट था 1000 करोड़ वो सारा धीरे धीरे एलआरआर की टोटलिंग ना बन जाए,
तब तक ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको निकालना पड़ता है मनी मल्टीप्लायर निकालना पड़ता है, मुद्रा गुणक। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/LRR, याद रखना सभी लोग। मुद्रा गुणक का फॉर्मूला होता है 1/LRR, 1/20%। बोलो बच्चों, 1/20/100 मतलब 100/20 मतलब 5 टाइम्स। मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया? 5 टाइम्स। अब बताओ बैंकों में कितना डिपॉजिट आया था? 1000 करोड़, और 1000 करोड़ का 5 टाइम्स मतलब बैंक उस 1000 करोड़ से कितनी डिपॉजिट क्रिएट कर लेगी? 5000 करोड़, ठीक है। अब उस 5000 करोड़ में से 1000 करोड़ तो बैंक को क्या रखना पड़ गया? LRR, टोटल 1000 करोड़ LRR, तो मतलब कि बैंक पब्लिक को कितना लोन दे पाया बेटा? 4000 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलता है। स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और इसमें एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि LRR और क्रेडिट क्रिएशन के बीच इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। अगर LRR ज्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि जो लोन देने का प्रोसेस है देश में, वो क्या हो जाएगा? वो इनवर्स रिलेशन है ना बेटा, तो वो कम हो जाएगा। और अगर LRR देश में कम है तो क्रेडिट क्रिएशन का लेवल देश में क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। आप खुद ही सोचो ना, अगर LRR ज्यादा है तो बैंकों को ज्यादा से ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा और उसकी लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। और LRR कम है तो मतलब बैंक थोड़ा सा ही पैसा रिजर्व में रखेगा और ज्यादा पैसा पब्लिक को लोन देगा। तो याद रखो, LRR और क्रेडिट क्रिएशन में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, और एक बार पहले कर लो पूरा स्क्रीनशॉट, और एक बार अब ऐसे वाला भी कर लो, ताकि तुम्हें ये भी पता हो कि भाई ये टेबल इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे है आपके पास केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य। सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है? वैसे तो बेटा कई सारे काम है सेंट्रल बैंक के, और सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला देखो, इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। पहला देखो, मुद्रा जारी करना। सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। फिर आ गए आप रोशन जी। सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। सबको पता होना चाहिए देश में मोनोपोली राइट है सेंट्रल बैंक के पास कि वो सारे नोट और सिक्के छोड़ के, सिक्के की जिम्मेदारी किसकी है? वित्त मंत्रालय की। बाकी सारे नोट सेंट्रल बैंक इशू करेगा। दूसरा, सरकार का बैंक। आप सबको पता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का भी बैंक है। गवर्नमेंट का बैंक होने के नाते वो गवर्नमेंट का बैंकर है, मतलब कैश के लेन देन का रिकॉर्ड रखेगा। एजेंट है मतलब कि सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करेगा। और फाइनेंशियल एडवाइजर है, आवश्यकता पड़ने पर सरकार को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, स्फीति और अविस्फीति में सरकार को वो एडवाइस भी करेगा, ठीक है। अगली बात, बैंकों का बैंक और पर्यवेक्षक। सबको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल बैंक है वो देश के सारे बैंकों का बैंक है और उनका सुपरवाइजर भी है। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। बैंकों का बैंक होने के नाते एक तो सेंट्रल बैंक RBI सारे कमर्शियल बैंकों का CRR संभाल के रखती है, याद रखना, ठीक है। दूसरा, बैंकों का बैंक होने के नाते अगर कभी भी कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया, वित्तीय संकट में, तो अंतिम ऋणदाता लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के फॉर्म में सेंट्रल बैंक ही उसे लोन देता है। और तीसरी बात, बैंकों का बैंक होने के नाते अगर कभी भी दो अलग अलग बैंकों के चेक क्लियर करवाने हैं तो वो सेंट्रल बैंक ही करके देता है, ठीक है। मान लो पंजाब नेशनल के पास SBI का एक चेक आ गया, ठीक है, तो पंजाब नेशनल SBI को कॉल नहीं करेगा, ठीक है ना। SBI को कॉल नहीं जाएगा, पंजाब नेशनल किसको कॉल करेगा? सेंट्रल बैंक को, कि भैया वो SBI का एक चेक आया है, थोड़ा सेटलमेंट कर दो। अब सीधा सेंट्रल बैंक, केंद्र बैंक RBI क्या करेगा? SBI का अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो देने वाला बैंक है, और PNB का अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो लेने वाला बैंक है। हो गया सेटलमेंट। बैंकों का बैंक होने के नाते ये 3 काम सेंट्रल बैंक करता है, याद रखो। कमर्शियल बैंक के CRR को संभाल के रखता है, जरूरत पड़ने पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और अगर कमर्शियल बैंकों के पास एक दूसरे के नाम का चेक है तो उस चेक का सेटलमेंट करता है। और सुपरवाइजर होने के नाते क्या है? अगर कभी भी बैंक को अपने ब्रांच खोलने, एक्सपेंशन करना है, ठीक है, कोई एसेट्स बेचना है, ठीक है, 2 बैंकों को आपस में मर्जर करना है, तो वो सब वो किससे पूछेगा? सेंट्रल बैंक से पूछेगा। आओ,
उसके अलावा मुद्रा पूर्ति मतलब क्रेडिट क्रिएशन को भी कंट्रोल करता है, इसके बारे में तो आगे बात करेंगे। और विदेशी मुद्रा के कोष का संरक्षक, पता होना चाहिए आपको, एक देश के पास जितना फॉरेन एक्सचेंज है, जितना विदेशी पैसा है, वो सारा विदेशी पैसा, वो सारा डॉलर किसके पास रखा हुआ है? आरबीआई के पास रखा है। आपको पता होना चाहिए इसी फॉरेन एक्सचेंज के बिहाफ पे आरबीआई डर्टी फ्लोटिंग, गंदी तरनशीलता, जिसका नाम प्रबंधित तरनशीलता मैनेज फ्लोटिंग भी है, फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर, वो इसी रिजर्व के बिहाफ पे आरबीआई कर पाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है इस क्वेश्चन में कि भाई सेंट्रल बैंक रिजर्वर है किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का। चलो कर लो स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन को भी। चलिए बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो वीडियो थोड़ी तो लंबी जाएगी। रोशन बाबू कितना टाइम हो गया है? 12:26। हाँ जी 12:26। अभी थोड़ा देर और जाएगा, इसमें हाफ एन आवर के आसपास या थोड़ा और ऊपर जाएगा। आओ करो मेरे साथ। सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य, मेन जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट की वो क्या है? ये रहा, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो बेटा कई सारे ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के, सभी मेन हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नाम दे रहा हूं। जैसे सबसे पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पुनः आवंटन। सबसे ज्यादा बार ये पॉइंट आया है। ये पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा? सबको पता है रिसोर्स, संसाधन कम है, गवर्नमेंट इसको इस तरीके से एलोकेट करती है कि देश में लाभ और कल्याण दोनों बढ़ जाए, प्रॉफिट भी बढ़े और वेलफेयर भी बढ़े। और इसके लिए सरकार दो चीजों का सहारा लेती है। पहला, टैक्स कंसेशन, कर छूट कर देती है। जैसे टैक्स कम होता है, बहुत सारे विदेशी निवेशक आ जाते हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब दो तरीकों के इन्वेस्टर आएंगे। एक इन्वेस्टर जो हार्मफुल, नुकसानदायी चीजें लेके आया है, अल्कोहल जैसी चीजें, तो उस पर हैवी टैक्स लगा देगी सरकार। और अगर कोई कल्याण संबंधित चीज लाया है, वेलफेयर रिलेटेड गुड्स, तो सरकार उसको सब्सिडी देगी। एक काम। और दूसरा काम, बजट बनाने के दौरान ही गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन करती है, सीधा उत्पादन उन चीजों का जो नॉन प्रॉफिटेबल है, गैर लाभकारी, जिसे कोई प्राइवेट सेक्टर बनाना नहीं चाहता है ना। तो इस आंसर में आपको ये दो बातें देनी है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों, सॉरी हिंदी वाले बच्चों, स्क्रीनशॉट करो इसका। देखो ये रहे दोनों पॉइंट लिखे हुए। क्या है? कर रियायत, सरकार टैक्स कम कर देगी और आर्थिक सहायता देगी, ताकि कौन आए देश में? इन्वेस्टर आए। कोई हार्मफुल प्रोडक्ट लेके आया तो उस पर हैवी टैक्स, और बेनिफिशियरी प्रोडक्ट मतलब मान लो कोई खादी का बिजनेस करने आया तो उसको सरकार क्या करेगी? उसको सब्सिडी देगी। और क्या करती है सरकार? इसके अलावा क्या करती है ये मैंने आपको लिख के दिया है। वस्तु और सेवाओं का डायरेक्ट प्रोडक्शन, मतलब कि जो गुड्स और सर्विस प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर ने हाथ खड़े कर लिए कि मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है हम बनाएंगे क्योंकि हमारा काम प्रॉफिट के साथ वेलफेयर करना भी है। ठीक है, चलो बढ़ते रहो आगे। पीडीएफ यार आपको मिल जाएगी, आप आंसर वहां से देख लेना। इंग्लिश वाले बच्चों, आप संदीप गर्ग की बुक में पहला ही पॉइंट है। आ जाओ अगला। क्या है? आय और संपत्ति की असमानता को कम करना। पहला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा ने इंपॉर्टेंट उठाया है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है आपके पास? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ, आय और संपत्ति की असमानता को कम करना। बजट का ये भी गोल होता है कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, इनके बीच के गैप को घटाना है। अब सरकार क्या करेगी? जो अमीर लोग हैं उन पे लगा देगी हैवी टैक्स, भारी कर, और टैक्स से जो सरकार की जेब में पैसा गया वही पैसा गरीबों के वेलफेयर, कल्याण पे खर्च करेगी। क्या होगा? अमीर की अमीरी थोड़ी कम, गरीब की पॉवर्टी थोड़ी कम, और बीच का जो गैप है अमीर और गरीब का वो घटेगा। इसी पॉइंट को हमने बोला रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, आय तथा संपत्ति की असमानता को कम करना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके गवर्नमेंट बजट का, जरूर पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलो उसके बाद आर्थिक स्थिरता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसे कहते हैं बच्चों? जब देश में एडी और एएस बराबर हो और कंट्री में जो प्राइस है ना, जो कीमत है, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव, कोई भी फ्लैक्चुएशन ना हो रहा हो, कीमत में कोई उतार चढ़ाव ना हो रहा हो, तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, मतलब अर्थव्यवस्था संतुलन में है, आर्थिक स्थिरता है। तो सरकार बजट के थ्रू इसको भी ठीक करती है। देखो अगर कभी देश में एडी ग्रेटर देन हो गया एएस से, मतलब मांग ज्यादा है पूर्ति कम है, तो सरकार मांग को घटाने के लिए अपने खर्चे, सरकारी व्यय घटाएगी, और सरकार लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए टैक्स को बढ़ाएगी ताकि लोग ज्यादा ना खरीदे, ठीक है। और अगर
एडी लेस देन है एएस से, मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, तो सरकार अपने खर्चों को बढ़ाएगी और टैक्स को घटा देगी ताकि लोग भी ज्यादा खर्च कर पाए और एडी बढ़ के एएस के बराबर हो जाए। तो इस पॉइंट को हमने बोला आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट है, आपके एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। उसके बाद अगला बेटा चौथा जो पॉइंट है आपका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट करो, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। पांचवा बेटा आर्थिक विकास, गवर्नमेंट बजट के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता है बेटा? जब एक कंट्री की जीडीपी बढ़ती है। तो गवर्नमेंट जीडीपी कैसे बढ़ा सकती है? वो सिंपल सी बात ना, टैक्स को कम कर देगी गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदी आधारिक संरचना, रोड रेल ये सब अच्छा कर देगी। तो टैक्स कम, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बस इन्वेस्टर बड़ी मात्रा में आना शुरू हो जाएंगे। इन्वेस्टर आएंगे, इंडस्ट्री लगेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। समझ गए मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, हाँ लेकिन ठीक ठीक सा पॉइंट है, आ सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रोथ मतलब क्या? जीडीपी का बढ़ना। जीडीपी कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब इन्वेस्टर आएंगे। इन्वेस्टर सरकार बुलाएगी बजट की मदद से। कैसे? टैक्स को कम करके और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना के। जहां पे टैक्स कम होता है और आधारिक संरचना मजबूत होती है, वहीं पे इन्वेस्टर लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है सबको पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर पूछा जा सकता है। क्या लिखा है? प्रत्यक्ष कर व्यक्ति और कंपनियों पर लगाते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है वो पर्सन और कंपनी पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है बेटा? गुड्स और सर्विस पे, वस्तु और सेवा पे। बेटा जो डायरेक्ट टैक्स है उसके भार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, मतलब डायरेक्ट टैक्स जिस बंदे पे लगेगा, जिस कंपनी पे लगेगा, वही इसको अपनी जेब से भरेगा। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा इसके भार को आप हस्तांतरित कर सकते हो, किसी और पे ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे जीएसटी, सपोज करो मैं आपको एक बुक बेच रहा हूं, जीएसटी गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर लगाया, लेकिन मैं क्या करूंगा, उस बुक के रेट में जीएसटी इंक्लूड करके आपसे ले लूंगा। ठीक है ना? तो इनडायरेक्ट टैक्स के भार को किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स के भार को किसी और पे नहीं डाल सकते आप। उसके अलावा प्रगतिशील प्रकृति का होता है बेटा, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, प्रगतिशील। आपकी इनकम के बढ़ने के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स का रेट बढ़ता है, प्रोग्रेसिव नेचर। और बेटा इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अनुपातित होता है, मतलब प्रोपोर्शनेट होता है, हमेशा फिक्स होता है। आप चाहे अंबानी हो चाहे आप रिक्शे वाले हो, दोनों के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स सेम रेट से लगेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है, ज्यादा अमीर होते जाओगे तो डायरेक्ट टैक्स का रेट आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। पहुंच बेटा, डायरेक्ट टैक्स की जो पहुंच है वो सीमित पहुंच है, मतलब देश के ज्यादा लोगों पर डायरेक्ट टैक्स लग नहीं पाता है। लेकिन बेटा इनडायरेक्ट टैक्स की पहुंच विस्तृत है, देश में कोई बचता नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स से। जब आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। इसकी पहुंच ज्यादा है और इसकी पहुंच कम है, लिमिटेड कवरेज है, ये ज्यादा लोगों पर नहीं लगता। स्क्रीनशॉट कर लो। इंग्लिश यार, इसका इंग्लिश आंसर हमारे पास यहाँ पे हमने पीडीएफ में डालना भूल गए, जब आपको सेंड करेंगे तो ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो कर लिया स्क्रीनशॉट ना? आगे बढ़ो। देखो बेटा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति। अगर आप सिंपल सोचो, देखो अगर सरकार को कोई पैसा मिला, सरकार को कहीं से कोई रिसिप्ट मिली, और उस रिसिप्ट के मिलने से सरकार की एसेट्स संपत्ति का घटना और लायबिलिटी कर्जे का बढ़ना नहीं हुआ, तो वो है रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर सरकार को कहीं से कोई पैसा मिला जिससे या तो सरकार की संपत्ति घट गई या कोई कर्जा बढ़ गया, तो वो है कैपिटल रिसिप्ट। उदाहरण दो, सपोज करो अभी मैं आ रहा था तुम्हारी क्लास के लिए और बिना बिना हेलमेट के आ रहा था, सरकार ने मुझे पकड़ लिया, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, उसने मेरा चालान कर दिया, तो अब ये पैसे सरकार के पास गए। अब आप सोचो कि सरकार के पास जब ये पैसे गए तो इस वजह से क्या सरकार की कोई एसेट्स कम हो गई? नहीं। क्या ये पैसा सरकार पे कर्जा है? नहीं। तो ये कैसी प्राप्ति है सरकार की? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अच्छा मान लो सरकार ने मान लो इंडियन एयरलाइंस बेच दी। ठीक है, आपको पता ही है बेच दी है, तो इंडियन एयरलाइंस सरकार ने बेच दी, तो वहां से सरकार के पास पैसा आया, लेकिन सरकार की संपत्ति एयरलाइंस बिक गई, एक एसेट्स कम हो गया, तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। मान लो सरकार ने अमेरिका से लोन लिया, तो पैसा आया लेकिन सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ गया, ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। उम्मीद करता हूं सबको ठीक है।
पूंजीगत प्राप्ति जो संपत्ति को या तो घटा देगी या लाइबिलिटीज को बढ़ा देगी, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो ना तो संपत्ति को घटाएगी ना कर्जे को बढ़ाएगी। उम्मीद करता हूं सबको ठीक है। आओ देखो इसका डिफरेंस भी हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये दो बारी आ गया गलती से, कोई नहीं। देखो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। और एक चीज और जान लो, प्रवृत्ति ये बेटा नियमित होता है। नियमित मतलब रेकरिंग नेचर का होता है। ये प्राप्ति आपको बार बार मिलती है, सरकार को बार बार मिलने वाली प्राप्ति है ये। और जो पूंजीगत प्राप्ति है वो अनियमित है, मतलब कि नॉन रेगुलर रिसिप्ट है, सरकार को ये बार बार नहीं मिलता, ठीक है। नॉन रेकरिंग है, ठीक है, कभी कभी मिलने वाला पैसा है ये। और ये रेकरिंग है, बार बार मिलने वाला पैसा। स्क्रीनशॉट कर लो इसका। अगला क्वेश्चन, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको उम्मीद है पता होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय वो खर्चा जो जब सरकार करेगी तो इस खर्चे से संपत्ति का बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना या लायबिलिटीज का घटना नहीं होगा। सरकार ने कोई खर्चा किया और उस खर्चे से सरकार की ना तो कोई संपत्ति बढ़ी ना कोई कर्जा घटा। उदाहरण, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस इलेक्शन पे सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होगा, लेकिन उस खर्चे से सरकार की ना तो कोई संपत्ति बन रही है ना कोई कर्जा कम हो रहा है, तो सरकार का ये कैसा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है बेटा, सरकार ने पैसे खर्च किए और उससे या तो सरकार की संपत्ति बढ़ गई या कर्जा घट गया। उदाहरण के लिए मान लो सरकार ने एक और सरकारी स्कूल बना दिया, तो पैसे खर्च हुए और सरकार के पास एक बिल्डिंग बढ़ गई, एक संपत्ति आ गई ना, ठीक है। मान लो सरकार ने कोई डैम ब्रिज बना दिया, तो पैसे खर्च हुए और संपत्ति बढ़ गई। मान लो सरकार ने कोई पुराना कर्जा चुका दिया, पैसे खर्च हुए, कर्जा घट गया, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। दोनों तरीकों के एक्सपेंडिचर के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हिंदी स्क्रीनशॉट कर लो, ये आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंग्लिश आप भी कर लो इस आंसर को स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे आओ बच्चों, राजकोष से घाटे के प्रमुख प्रभाव क्या है। जो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है उसके मेन इंपैक्ट क्या है बेटा। अगर एक देश को फिस्कल डेफिसिट हुआ तो उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे। पहले तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, है ना। कुल व्यय कुल प्राप्ति से ज्यादा है उधार को छोड़कर, तो इसी को हम नाम देते हैं किस चीज का, फिस्कल डेफिसिट का। और बेटा सबको पता होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम बोरोइंग्स है, उधार। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बेटा, पहला मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। देखो अगर आपको फिस्कल डेफिसिट हुआ आपके देश को और देश ने उधार ले लिया आरबीआई से, तो सबको पता है आरबीआई से जब हम उधार लेते हैं तो आरबीआई कई बार नई करेंसी छाप के उधार दे देती है। अब आरबीआई ने अगर नई करेंसी छाप के उधार दिया तो देश में नया पैसा आया और नया पैसा लोगों की खरीदने की पावर को बढ़ा देगा, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो देश में इन्फ्लेशन, महंगाई के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा बेटा आप ऋण जाल में जा सकते हो, ऋण जाल, डेब्ट ट्रैप। देखो कैसे, एक बार देश को फिस्कल डेफिसिट हो जाए तो उसको भरने के लिए हम बोरोइंग करेंगे, उधार करेंगे। और अब सबको पता है कि जब उधार होता है, जैसे मान लो 100 करोड़ का आपने उधार लिया, तो भाई उधार तो 100 करोड़ का है, अब साथ में मान लो इस पे आपको 10 करोड़ का ब्याज देना है। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का भुगतान आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सबको पता है जब देश में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से, राजस्व व्यय ज्यादा हो जाएगा राजस्व प्राप्ति से, तो आपके देश को हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब राजस्व घाटा। अरे भाई क्या हो गया, एक घाटा तो पहले ही था, फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, और एक और नया घाटा पैदा हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। तो हम जाल में फंस गए, घाटे के जाल में फंस गए हम, ठीक है। चलो अगला क्या है, यह देश की भावी पीढ़ी, मतलब कि जो फ्यूचर जनरेशन होता है उसकी प्रगति पर, उसके विकास पे बाधा होता है। अरे सोचो ना यार, अगर आपका देश बहुत सारा उधार ले लेगा तो जो फ्यूचर में जब फ्यूचर जनरेशन जो आएगी, जब वो जनरेशन जीडीपी कमाएगी, देश में जब कमाई होगी, तो कमाई का बड़ा हिस्सा किस में देना पड़ेगा, हमें उधार के ब्याज के रूप में हमें देना पड़ेगा। और देश के विकास की गति, ग्रोथ की स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, ग्रोथ देश का धीमा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको ठीक है, ये कर लो स्क्रीनशॉट इसका। उसके बाद तीनों पॉइंट ठीक है ना, इंग्लिश आपको भी
इन्फ्लेशन में जा सकते हैं हम, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे हम, और हैम्पर होगा फ्यूचर ग्रोथ, भविष्य में विकास बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। राजस्व घाटे के प्रमुख प्रभाव क्या है? मेन इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। बेटा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। पहला ये कि यह सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि कर देती है, जो फ्यूचर में लायबिलिटीज है सरकार के ऊपर ये बढ़ा देती है। यह सरकार के अनावश्यक व्यय की जानकारी देता है, ये बताता है कि सरकार के बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं। यह ऋण के बोझ को बढ़ा देता है, सरकार के ऊपर कर्जा ये बढ़ा देता है। तो आप ये देख लेना, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये पिछले वाला था आपका कि भाई राजकोषीय घाटे के प्रमुख प्रभाव क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप पढ़ एक बार दोनों ही लेना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के प्रमुख उपकरणों की व्याख्या कीजिए। भाई सबको पता है कि क्रेडिट क्रिएशन कौन कर, यार इंग्लिश सॉरी हिंदी, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो पहले एक बार। ठीक है, कर लिया? इंग्लिश बच्चों आप भी करो यार। ये रहा बेटा, ये क्या है? सबको पता है कि क्रेडिट क्रिएशन करता कौन है? क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन, ऋण का सृजन कौन करता है? कमर्शियल बैंक, है ना। और उसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो बस यही कह रहा है कि बताओ क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या क्या यूज करता है। पहला बेटा क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, हिंदी गुणात्मक और सॉरी हिंदी ये है मात्रात्मक, ये है गुणात्मक। ये है आपका क्वांटिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या बेटा? रेपो रेट, रेपो दर सबको पता है, वो दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को छोटे समय के लिए उधार देगा। और पता होना चाहिए अगर क्रेडिट क्रिएशन को आपको बढ़ाना है तो रेपो रेट को क्या कर दो? तो रेपो रेट को कम कर दो। और क्रेडिट क्रिएशन को अगर घटाना है तो रेपो रेट को क्या कर दो? बढ़ा दो। ठीक है, बैंक रेट पता है क्या है? वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस रेट को बैंक रेट बोलते हैं। बेटा सबको पता होना चाहिए रेपो रेट का एक और नाम है रीपर्चेज रेट, पुनः खरीद दर, और बैंक रेट का नाम है डिस्काउंट रेट। ठीक है, अच्छा अब बताओ क्रेडिट क्रिएशन अगर बढ़ाना है ना, क्रेडिट क्रिएशन अगर बढ़ाना है तो बैंक रेट को क्या कर दो? कम। और क्रेडिट क्रिएशन घटाना है तो बैंक रेट को बढ़ा दो। उसके बाद बेटा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? वो रेट, रिवर्स रेपो रेट वो रेट जिस पर कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड, अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ले जाके आरबीआई के पास जमा कर देता है, उस रेट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अगर देश में आपको क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है तो रिवर्स रेपो रेट को आप कम कर दो। क्यों भाई? अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक को दिखेगा यार सेंट्रल बैंक तो ज्यादा ब्याज दे नहीं रहा, तो हमारे पास जितना पैसा है सबसे क्या करो? सबसे करो क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, देश में लोन सप्लाई बढ़ा दो। और अगर रिवर्स रेपो रेट बेटा ज्यादा है तो अब समझ लो कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा क्या करेगा? आरबीआई के पास जमा कर देगा और क्रेडिट क्रिएशन कम करेगा। अगला ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया। ये क्या होता है बच्चों? देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया का मतलब कि आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट है, इसलिए गवर्नमेंट की प्रतिभूति सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, तो उसका खरीदना बेचना आरबीआई करता है। और आरबीआई के इसी फंक्शन को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। बच्चों अगर क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है, अगर क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा, खरीद लेगा। क्या होगा इससे बेटा? अगर सरकार की सिक्योरिटी जो किसके पास है? कमर्शियल बैंक के पास है, उससे अगर आरबीआई खरीद लेगा तो सिक्योरिटी आ गई आरबीआई के पास और पैसा आरबीआई के पास से कमर्शियल बैंक के पास। और अगर कमर्शियल बैंक की जेब में पैसा है तो वो शांत नहीं बैठता है बच्चों, वो क्रेडिट क्रिएशन करता है, लोगों को लोन देता है। और बेटा अगर लोन सप्लाई कम करवाना है तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचेगा। किसको बेचेगा? कमर्शियल बैंक को। जब कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी खरीदेगा तो कमर्शियल बैंक के पास से पैसा खींच के आरबीआई के पास, और कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन करने की कैपेसिटी कम। बेटा अगला लीगल रिजर्व रेशियो, एलआरआर। एलआरआर मतलब आरबीआई को कमर्शियल बैंक को आरबीआई के कहने पे अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट रिजर्व बनाना पड़ता है, और उस रिजर्व को हम एलआरआर कहते हैं। सबको पता है बेटा एलआरआर के दो टाइप हैं, सीआरआर और एसएलआर। पुरानी वीडियो में मैंने इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस भी समझाया था, मैं फिर से समझा देता हूं। सीआरआर एसएलआर में क्या डिफरेंस है? यह है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। यह है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात।
दोनों में फर्क क्या है? देखो पहली बात तो कॉमन बात यह है कि दोनों आरबीआई के कहने पे बनाना है। दूसरी बात सीआरआर आरबीआई के कहने पे बनाना है, कैश की फॉर्म में बनाना है और बना के कमर्शियल बैंक ये रिजर्व आरबीआई के पास ही रख के आएगा। याद रखो, बना के रिजर्व कहां रख के आएगा? कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास। और एसएलआर स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, आरबीआई के कहने पे बनाना है कमर्शियल बैंक को। लिक्विड एसेट्स, तरल परिसंपत्ति के रूप में बनाना है जिसमें गोल्ड और कैश दो चीजें होती है, और बना के अपने ही पास रख लेगा कमर्शियल बैंक। डिफरेंस याद रखिए, सीआरआर बना के किसके पास रख के आएगा? कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, और एसएलआर का रिजर्व वो अपने पास रख लेगा। सीआरआर वो कैश की फॉर्म में बनाएगा और एसएलआर वो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में बनाएगा, और दोनों किसके पार्ट हैं? एलआरआर के पार्ट है। अब आपको पता है कि अगर क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है ना, तो एलआरआर को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और क्रेडिट क्रिएशन को अगर घटाना है बच्चों, तो हम एलआरआर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बोलो ठीक हो? मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, सबको पता है बैंक जितना लोन देता है और बैंक जो मॉर्टगेज गिरवी रखवाता है, उन दोनों के डिफरेंस को, उन दोनों के अमाउंट के डिफरेंस को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता कहते हैं। उदाहरण, बैंक ने मुझसे मेरा 10 लाख रुपए का घर मॉर्टगेज रखवा लिया, गिरवी रखवा लिया, और बदले में मुझे 8 लाख रुपए का लोन दिया, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 लाख रुपए। इसी 2 लाख रुपए को आप क्या नाम दोगे? इसी 2 लाख का आप क्या नाम दोगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। समझ गए मेरी बात? बैंक जितने की चीज आपसे रखवाएगा, मान लो आपके 50 रुपए की ज्योमेट्री बैंक ने गिरवी रखवा ली और आपको 30 रुपए का लोन दे दिया, तो 20 रुपए का फर्क है ना, यही 20 रुपए सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। और अगर क्रेडिट क्रिएशन को घटाना है तो बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है, और क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है तो बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा देता है। उम्मीद करता हूं ठीक है। अगर मार्जिन बढ़ गया तो लोग हतोत्साहित हो जाएंगे कि यार फायदा नहीं है लोन लेके, हम नहीं ले रहे लोन, ठीक है। और अगर मार्जिन कम हो गया तो बैंक लोग खुद भी लोन लेंगे, पड़ोसी को बताएंगे अरे बैंक से लोन ले लो, बैंक ने सीमांत आवश्यकता घटा दी है, 10 लाख रुपए की चीज रख के और आपको 9 लाख 9.5 लाख रुपए लोन दे देंगे, ठीक है। चलिए, मॉरल सुएशन, नैतिक प्रभाव। सेंट्रल बैंक कहता है मैं अपेक्स बॉडी हूं, सर्वोच्च संस्था हूं, और मैं जो नीतियां बनाऊंगा सभी कमर्शियल बैंकों को वो मानना है। तो इन्फ्लेशन, जब क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना होता है तो सेंट्रल बैंक जो नीतियां बनाता है वो थोड़ी लिबरल, आसान सी नीति बना देता है, और अदरवाइज जो नीतियां होती है थोड़ी टाइट होती है, ठीक है। और लास्ट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब होता है कोटा डिसाइड करना। सरकार हर लोन के लिए पहले से कोटा डिसाइड करती है, और अगर क्रेडिट क्रिएशन देश में बढ़ाना है तो उस कोटे के अमाउंट को, जो क्रेडिट राशनिंग भी बोलते हैं इसको, तो क्रेडिट राशनिंग के अमाउंट को बढ़ा देती है अगर लोन सप्लाई बढ़ाना है, और लोन सप्लाई घटाना है तो क्रेडिट राशनिंग के अमाउंट को घटा दिया जाता है। इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है आरबीआई। इसे कर लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और ये बेटा आपके एक और जगह काम आएगा, वो जो चैप्टर नंबर 9 है ना आपका मैक्रो में, संदीप गर्ग की बुक में, उसमें चैप्टर टॉपिक है आपका इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। तो उसको कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई? तो ऐसे ही करता है। इन्फ्लेशन में पहले से देश में स्फीति है, महंगाई है, तो लोन के सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन को कम करने की कोशिश करता है। और डिफ्लेशन में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो लोन सप्लाई बढ़ाना है तो आरबीआई लोन सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है, इन्हीं चीजों की मदद से। चलिए जी, अब कर लो स्क्रीनशॉट, में हटा रहा हूं इसे, आगे बढ़िए। देखिए रोशन बाबू कितने घंटे की वीडियो खींच गई? 1 घंटे 13 मिनट। अरे बहुत कम टाइम लिया यार अभी आपका मैंने यार, अभी थोड़े से और टॉपिक है वो कवर करो यार, ठीक है। देखो क्या है, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में से कौन बेहतर होता है? भाई मॉनेटरी जीडीपी और रियल जीडीपी में से कौन बेटर है? पहले तो आप समझ लो कि है क्या। एक है रियल जीडीपी और दूसरा है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। दोनों में से बेटर कौन है? देखो बेटा, आप पहले समझो कि दोनों है क्या। अगर आप एक देश की जीडीपी निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो? जीडीपी निकालने के लिए बेटा क्या करना होता है? गुड्स और सर्विस का मल्टीप्लाई करना होता है प्राइस। तो अगर आपने जिस साल का गुड्स एंड सर्विस लिया, मान लो आपने गुड्स एंड सर्विस लिया 2022-23 का, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस 2022-23 का, और जो प्राइस लिया आपने मल्टीप्लाई करने के लिए वो भी 2022 और 23 का, तो ये जो जीडीपी आएगी बेटा, इस जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी,
हिंदी में मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, देखो मैं आपको बताता हूं। 2022-23 का गुड्स एंड सर्विस है, आप जीडीपी निकाल रहे हो। गुड्स एंड सर्विस कब का है, 2022-23 का, और जिस प्राइस से आपने मल्टीप्लाई किया, जिस कीमत से आपने मल्टीप्लाई किया, वो आधार वर्ष की कीमत है, आधार वर्ष, बेस ईयर। अभी हमारे देश में बेस ईयर क्या है बेटा, अभी हमारे देश में बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है। तो उसका प्राइस आपने लिया, मतलब जिस साल का गुड्स एंड सर्विस है, प्राइस उस साल का नहीं है, प्राइस किसका है, प्राइस किसी बेस ईयर का है, ठीक है। तो अब जो जीडीपी निकल के आएगा बेटा, इस जीडीपी को हम कहते हैं रियल जीडीपी। दोनों में फर्क समझो, जिस साल का गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा, उसी साल की कीमत से मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकाला, तो वो है नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। और जिस साल का गुड्स एंड सर्विस, उस साल के प्राइस से आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने किसी बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाला है, आधार वर्ष की कीमत किसी पिछले साल की कीमत से मल्टीप्लाई करके निकाला, तो अब जो जीडीपी आएगा वो क्या है, वो है आपका रियल जीडीपी। कई बच्चों को मन ही मन लगता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है, जो मौद्रिक जीडीपी, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि इसी साल का वस्तु और सेवा, इसी साल की कीमत। तो बेटा याद रखना, नहीं, ऐसा नहीं है। जो नॉमिनल वाला जीडीपी है वो एक सही तरीका नहीं है, जो अच्छा तरीका है वो कौन सा तरीका है, रियल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी एक बेटर वे है जीडीपी की कैलकुलेशन का, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इस बात को। एक तो रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और दूसरा पता चल गया ना, अगर कैलकुलेशन करंट ईयर के प्राइस पे है जीडीपी का तो नॉमिनल, और अगर कैलकुलेशन बेस ईयर के प्राइस पे है तो रियल। और बेटर कौन सा है, रियल बेटर है। रियल बेटर है, और रियल बेटर क्यों है, तो उसके पीछे 3 पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट क्या है, अगर देश में रियल जीडीपी बढ़ा बेटा, अगर मैंने आपको बोला कि आपकी कंट्री का रियल जीडीपी पहले 1 लाख था, मान लो 1 लाख रुपए का था, क्यों, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस मान लो आपके पास 1000 थी और प्राइस उसका था बेटा 100 रुपए फॉर एग्जांपल, और जीडीपी थी 1 लाख। और अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके देश में गुड्स एंड सर्विस रियल वाले तरीके में बढ़ के 2 लाख हो गया, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि भैया देखो रियल है तो प्राइस तो क्या होगा, बेस ईयर का, तो प्राइस तो बदलेगा नहीं, पिछले साल का प्राइस होगा किसी आधार वर्ष का। तो पक्की बात है देश में क्या बढ़ गया, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ गया। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं, रियल बेटर क्यों है, क्योंकि जब रियल जीडीपी देश का बढ़ता है तो हमें पता होता है कि प्राइस तो कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस तो बेस ईयर का है, तो प्राइस में तो कोई चेंज आया नहीं होगा। चेंज कहां आया होगा, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में। तो इसलिए हम रियल को बेटर बोलते हैं, क्योंकि रियल से यह पता लगाना आसान होता है कि अगर जीडीपी बढ़ा तो देश में प्रोडक्शन बढ़ गई, एक बात। दूसरी बात बेटा, अगर आपको विभिन्न वर्षों से अपनी जीडीपी को तुलना करनी है, अगर कंपेयर करना है, तो रियल वाले में कंपेयर करना आसान है क्योंकि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, विभिन्न वर्षों के दौरान वस्तु और सेवाओं के भौतिक उत्पादन की सामयिक तुलना, मतलब समय के आधार पर तुलना करने के लिए वास्तविक जीडीपी एक बेहतर मापदंड है। और उसके अलावा एक और बात, अगर आपको अपनी जीडीपी का इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है, अंतरराष्ट्रीय तुलना, देखो अमेरिका की जीडीपी से अपनी जीडीपी को कंपेयर करना है। अब अमेरिका की जीडीपी डॉलर में होगी, हमारी जीडीपी किस में होगी, रुपीज में होगी, दोनों का यूनिट अलग अलग। लेकिन रियल वाले में क्या है, रियल जीडीपी में क्या है, हमें प्राइस का फर्क ही नहीं पड़ता, तो चाहे डॉलर में है चाहे रुपीज में, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, हमें तो बस गुड्स और सर्विस का कंपेयर करना है, जो रियल में करना आसान होता है। तो याद रखो रियल 3 बातों की वजह से बढ़िया है। क्यों, पहली वजह, जब रियल जीडीपी बढ़ा तो हमें पता है कि देश में गुड्स और सर्विस बढ़ा होगा क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। दूसरा, अगर समय के आधार पे तुलना करनी है, एक इस साल की जीडीपी को पिछले साल की जीडीपी से कंपेयर करना है, तो रियल में करना आसान है। और तीसरा, अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन, अपने देश की जीडीपी को किसी और देश की जीडीपी से कंपेयर करना है, तो वो भी इसमें करना आसान है। बोलो बच्चों, ठीक ठीक। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक है आपका जीडीपी का वितरण कैसे इसके आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में एक सीमा है। बेटा बिल्कुल याद रखें, जीडीपी एंड वेलफेयर एक टॉपिक है, जीडीपी एंड वेलफेयर वो दोनों हमेशा साथ में चलते हैं। कहने का मतलब कि जीडीपी अगर बढ़ा तो देश का वेलफेयर भी बढ़ेगा, ठीक है, और जीडीपी अगर देश में घटा तो वेलफेयर भी घटेगा, दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन इसकी कई सारी सीमाएं हैं, कई सारी लिमिटेशंस है, जिनमें से एक लिमिटेशन ये भी है कि जीडीपी की एक लिमिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हिंदी जीडीपी का वितरण। बेटा सोचो, एक देश ने जीडीपी बढ़ा लिया, ठीक है,
अरे हम बड़े खुश हैं, जीडीपी बढ़ गया, अब तो वेलफेयर होगा, अब तो लोगों का भला होगा, ठीक है। लेकिन जब बारी आई उस जीडीपी को लोगों में बांटने की, तो जीडीपी का बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा अमीर लोग लेके चले गए, और जो जीडीपी का छोटा हिस्सा है उसमें गरीबों में वितरण हुआ है। अब बताओ, जीडीपी बढ़ा लेकिन तो भी कल्याण नहीं बढ़ पाया। जो भारत जैसे विकासशील देश होते, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री, उन सबके साथ ये समस्या है। भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है लेकिन तो भी भारत में कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि जब उस जीडीपी को बंटवारे की बात आती है तो वहां पे सरकार फेल हो जाती है, क्योंकि जीडीपी का बड़ा हिस्सा कौन ले जाते हैं? अमीर लोग, और थोड़ा हिस्सा जीडीपी का किसको मिलता है? गरीबों को। इसलिए जीडीपी के बढ़ने पर भी कल्याण नहीं होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए, अगर कोई कहे कि जीडीपी और वेलफेयर, जीडीपी और कल्याण में कैसा रिलेशन है, तो पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन इसकी कई सारी सीमाएं हैं, जिनमें से एक सीमा है जीडीपी का वितरण, कि अगर आपने जीडीपी बढ़ाया लेकिन बराबर तरीके से उसे बांट नहीं पाए तो बढ़ाने के बाद भी कल्याण नहीं होगा। चलिए कर लीजिए इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। यार बच्चों, यहां पे ना मैं एक पॉइंट तुम्हें और रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़ लेना, वो डालना रह गया हमारी तरफ से। तो आप ना जीडीपी एंड वेलफेयर की एक लिमिटेशन है एक्सटर्नलिटीज, बाह्यता, तो आप उस पॉइंट को जरूर पढ़ लेना बेटा। जैसे मैंने ये एक तो ये बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ऐसे ही एक है जीडीपी एंड वेलफेयर की एक लिमिटेशन है एक्सटर्नलिटीज, बाह्यता, आपको ये पढ़ना है। और एक और है बेटा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, गैर मौद्रिक लेन देन। ये दो पॉइंट आपको जरूर पढ़ने, ये आपकी जिम्मेदारी है, जरूर पढ़ लेना, पेपर में मिलेगा, फिर मुझे टेक्स्ट करना कि हाँ सर आपने कहा था, हमने पढ़ा और देखो पेपर में आया। एक एक्सटर्नलिटीज, बाह्यता, और दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तो मैंने पढ़ा दिया आपको। एक नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, गैर मौद्रिक लेन देन। टोटल 6 पॉइंट वहां पे लिखे हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर की लिमिटेशन की 6 बातें हैं, उसमें से ये 3 आप जरूर पढ़ ले। एक मैंने पढ़ाया, 2 आपको दिए। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बताइए कि निम्नलिखित को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, नेशनल इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे। आपको पता होना चाहिए, देखो नेशनल इनकम में उन चीजों को लिया जाता है, कि रोशन बाबू बड़े ध्यान से देख रहे हैं, रन नहीं है, ये ऋण है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं, राष्ट्रीय आय में उन चीजों को लिया जाता है जो एक तो कारक आय हो, फैक्टर इनकम हो, और दूसरी बात कमाने वाला व्यक्ति या कमाने वाली संस्था हमारे यहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट हो, सामान्य निवासी हो। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, इसको चेक करना है किसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे। पहला, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, इंग्लिश देख लो, बोल दिया पॉइंट मैंने आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, क्या इसको नेशनल इनकम में लेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। अगर कभी भी किसी भी उधार पे ब्याज के बारे में वो पूछे कि क्या इसको राष्ट्रीय आय में लेंगे, नेशनल इनकम में लेंगे, तो आपको सोचना है कि जो उधार लिया गया उस उधार का किस चीज में यूज किया गया। अगर उस उधार का यूज किया गया कंजम्पशन में, उपभोग में, तो ऐसे उधार के ब्याज को राष्ट्रीय आय में नहीं लेते हैं। लेकिन अगर उधार लिया गया और उस उधार का उपयोग किया गया निवेश में, इन्वेस्टमेंट के काम में, तो ऐसे उधार के ब्याज को राष्ट्रीय आय में लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, भाई हमने एक कार लोन लिया है क्योंकि हमें कार खरीदनी थी, और उस कार को मैं अपने फैमिली पर्पस के लिए यूज करता हूं, तो उस कार लोन पे जो मैं ब्याज पे कर रहा हूं उसे राष्ट्रीय आय में नहीं लेंगे। समझ गए मेरी बात? ना नेशनल में लेंगे ना डोमेस्टिक में लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मान लो हमने एक कार लोन लिया और कार खरीद के और उस कार को किसी ड्राइवर को दे दिया, ओला ड्राइवर को, कि भाई तू चला। अब देखो, कार लोन लिया, उस कार का यूज कहां हो रहा है? प्रोडक्शन पर्पस में, कमाने में यूज हो रहा है। तो अब इस कार लोन पे जो ब्याज दिया जाएगा उसे राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करेंगे। समझ गए? अब यहां पे देखो क्या है, राष्ट्रीय ऋण का मतलब होता है, राष्ट्रीय ऋण का मतलब है आपके देश ने ऋण लिया है, आपकी कंट्री ने उधार लिया है। और अगर क्वेश्चन चुप है तो आप समझ लेना कि कंट्री उधार लेती है कंजम्पशन, उपभोग के लिए, ठीक है। और मैंने बताया कि अगर कोई उपभोग करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार ले रहा है, तो उस उधार पे अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट होगी तो उसे ना तो नेशनल इनकम मिलेंगे ना डोमेस्टिक इनकम मिलेंगे, ठीक है। अगला, विदेशों से प्राप्त तोहफा, भैया गिफ्ट मिला है आपको फॉरेन कंट्री से, क्या लोगे इसे नेशनल इनकम में? कोई मतलब ही नहीं है। फॉरेन कंट्री से मिलने वाले गिफ्ट को नेशनल इनकम में नहीं लेंगे, क्योंकि ये कैसे इनकम है हमारी? ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, अभी मैंने आपको बताया था,
अगर रिटायरमेंट पेंशन है तो वो फैक्टर इनकम होती है, लेकिन अगर ओल्ड एज पेंशन है तो वो मतलब आप बूढ़े हो गए, आप गरीब हो और आप कमा नहीं पा रहे, इसलिए सरकार आपको थोड़ी कमाई फ्री में दे रही है ना, तो नॉट इंक्लूडेड, नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। अगला, पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त मुद्रा। पुरानी चीजों को, देखो हमारी बात हुई थी प्रिकॉशन, बेटा ये पढ़ लेना एक बार, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, तीनों मेथड के प्रिकॉशन, सावधानियां जरूर पढ़ लेना। तो वहां पे हमारी बात हुई थी कि अगर पुरानी चीजों का क्रय विक्रय होता है, सेल परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो सेकेंड हैंड गुड्स के सेल परचेस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, ना नेशनल में ना डोमेस्टिक में। लेकिन अगर उसे बिकवाने वाला कोई व्यक्ति या संस्था है तो उस व्यक्ति या संस्था को जो आपने कमीशन पे किया वो उसे नेशनल इनकम में लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल दूं यार, वो एक ऐप है ना स्पिनी ऐप, यही है ना रोशन, स्पिनी ऐप है ना जिसपे पुरानी गाड़ियां वाड़ियां बिकती हैं। हाँ, एक ऐप है स्पिनी ऐप, मान लो उस पे मैंने अपनी कार बेच दी, ठीक है, किसी बंदे ने खरीद ली, तो मैंने पुरानी चीज बेची, उसने पुरानी चीज खरीदी, तो यहाँ पे जो ये लेन देन हुआ इसे राष्ट्रीय में नहीं लेंगे। लेकिन उस स्पिनी ऐप वालों ने उस कार को बिकवाने पे 1% का कमीशन लिया है, तो उस कमीशन को राष्ट्रीय में लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखे पुरानी चीजों के सेल परचेज को राष्ट्रीय इनकम में नहीं लेते, लेकिन कमीशन को लेते। ध्यान देना, निशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन प्रदान करने में सरकार द्वारा किया गया खर्च, अरे लेंगे यार, सरकार फ्री में एजुकेशन दे रही है, उस पे सरकार के पैसे खर्च हुए, क्या इसे नेशनल इनकम में लेंगे? हाँ लेंगे ना, सरकार के पैसे खर्च हुए, जरा ध्यान से समझो, तो इसलिए लेंगे। अगर मैं कहता कि गवर्नमेंट बच्चों को स्कॉलरशिप की फॉर्म में पैसे दे रही है, अगर सरकार आपको स्कॉलरशिप के पैसे दे देती है तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, वो ट्रांसफर इनकम हो गया। अब पता नहीं आप उसे खर्च करो ना करो, ठीक है, लेकिन अगर सरकार आपको पैसे नहीं देती, गवर्नमेंट स्कूल में आपको फ्री में किताबें मिल जाती हैं, तो वो किताब को खरीदने में जो सरकार का पैसा खर्च हुआ वो तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सरकारी अंतिम उपभोग में, तो उसको फिर नेशनल इनकम में लिया जाता है, नेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, और भी आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स क्या, देखो, भारतीय निवासियों को विदेशी कंपनी के शेयर की बिक्री से हुआ पूंजीगत लाभ, ज्यादा सोचना ही नहीं है बेटा, जब शेयर का सेल परचेस हो जाए, तो जैसे कि मैंने कहा ना सेकेंड हैंड गुड्स के सेल परचेस को नहीं लेते, तो वैसे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, मतलब इसे वित्तीय परिसंपत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के भी सेल परचेस से जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन होता है, उसको नेशनल और डोमेस्टिक कहीं पे भी नहीं लेते। अगला, व्यक्तियों की जमा पर बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज, हमारा जो पैसा बैंकों में जमा है उस पे बैंक अगर हमें ब्याज देता है तो क्या उसे नेशनल इनकम मिलेंगे? अरे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर किसी के भी पास आपके पैसे हैं तो आपको ये देखना है वो आपके पैसों का क्या कर रहे हैं। अब हमारा पैसा जो बैंक में होता है, बैंक उन पैसों का क्या करता है, कंजम्पशन या प्रोडक्शन, उपभोग या निवेश। तो आप बताओ ना, हमारा पैसा जो बैंक में है, बैंक उससे निवेश करता है ना, क्रेडिट क्रिएशन करता है यार, साख सृजन भूल गए आप, लोन देने का काम, तो बैंक तो हमारे पैसों से आगे पैसा कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है भाई। तो अब इस जमा पे जो हमने जमा कर रखा है उस पे जो बैंक हमें ब्याज देगा उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। समझ गए, हमारा जो पैसा बैंकों में रखा है वो बैंक यूज कर रहे हैं ना प्रोडक्शन में, तो उस जमा पे हमें अगर ब्याज मिलेगा तो हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में शामिल करेंगे। एक किसान द्वारा ट्रैक्टर का क्रय, एक फार्मर है उसने ट्रैक्टर खरीदा है, ठीक है, तो अरे भैया अंतिम उपभोग में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल नेशनल इनकम में लिया जाएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ये बोल देता एक किसान द्वारा खाद का क्रय, फर्टिलाइजर खरीदा है, खाद खरीदे है किसान ने, तो बेटा वो नहीं लेते क्योंकि खाद मध्यवर्ती वस्तु बन जाएगा, है ना, खेती करने में यूज करेगा तो मध्यवर्ती बन जाएगा। उसके अलावा याद रखो बेटा, एक वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि, बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर ले बेटा, अगर चेंज इन स्टॉक में वृद्धि पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए चेंज इन स्टॉक को हम नेशनल और डोमेस्टिक दोनों इनकम में लेते हैं, हम इसे नेशनल इनकम में भी शामिल करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी हम इसे शामिल करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो बेटा ये रहा आपके पास, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक लिख दिया बेटा व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन मैं आपको फ्री में एडवाइस कर रहा हूं कि एक नहीं तीनों पढ़ लेना भैया, क्योंकि कोई भी एक आएगा। ठीक है, व्यय विधि के समय हम क्या क्या सावधानियां रखते हैं, देखो जरा, मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में
नहीं लेते, एक सावधानी। दूसरा, हस्तांतरित भुगतान ट्रांसफर इनकम को हम नहीं लेते। तीसरा, पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय को हम नहीं लेते। चौथा, वित्तीय परिसंपत्ति शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, इसके भी खरीद बेच को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। और स्वलेखा उत्पादन पर खर्च, खुद के यूज के लिए अगर कुछ प्रोडक्शन किया तो उस पे होने वाला खर्च उसे लेते हैं। याद रखना, अगर आप खुद के उपयोग के लिए कोई वस्तु बना रहे हो, सपोज ये टी शर्ट मेरी ही फैक्ट्री में बना और मैंने पहन रखा है, तो इसको बनाने में जो पैसा खर्चा वो नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में लेंगे, राष्ट्रीय आय में भी और घरेलू आय में भी। लेकिन मान लो मैं ट्यूशन अभी पढ़ा रहा हूं और मान लो मेरा खुद का छोटा भाई बैठ के पढ़ रहा है फ्री में, है ना, तो उस सर्विस को हम नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। मान लो आप कोई लड़की हो, आप मान लो कोई गर्ल हो आप, ठीक है, और आप अपने घर में मम्मी की मदद कर रहे हो खाना बनाने में, या मम्मी आपको खाना बना के खिला रही है, या मान लो आप लड़के और आप पापा आए थक के उनके सर पे आप चंपी करके दे रहे हो, ठीक है, तो ये सारी सेल्फ सर्विसेज है, खुद को और खुद के परिवार को दी गई सेवाएं, तो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं लेते, सेवा नहीं लेते हैं। लेकिन अपने ही फैक्ट्री से कोई वस्तु निकाल ली तो उसको राष्ट्रीय आय में लिया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों और आगे चलते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश, ठीक है। हिंदी ये रहा, प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। आओ देखो क्या है, ये रहा बच्चों, देखो बेटा, वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट से प्रभावित होती है, जिसको असर पड़ता है कि मैं प्रॉफिट के बढ़ने से बढ़ूंगा, मैं प्रॉफिट के घटने से घटूंगा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो आप प्रॉफिट देख के करते हो वो है प्रेरित निवेश, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और वो निवेश बेटा जो समाज के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए करते हैं, लाभ के लिए नहीं करते, वो है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। जो प्रेरित निवेश है वो आय के साथ लोचदार होता है, लोचदार मतलब इलास्टिक होता है, इनकम के बदलने से ये बदलता है। और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो आय के परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि ऑटोनोमस वाला, क्योंकि वो तो हमेशा फिक्स रहता है। बेटा ग्राफ कैसा बनेगा सबको पता होना चाहिए, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसका, सॉरी ये इंड्यूस है ना बेटा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो सप्लाई कर्व जैसा बनता है, जैसा कि आपने 11th क्लास में सप्लाई कर्व बनाया था, अपवर्ड स्लोप, ऊपर की ओर उठता हुआ, ठीक है। और जो ऑटोनोमस है, स्वायत्त, इसका डायग्राम बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, एक्स अक्ष के समांतर, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम का कुछ भी लेवल है, ये इन्वेस्टमेंट फिक्स है, ठीक है। अच्छा बेटा, ज्यादातर प्रेरित निवेश कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। भाई लाभ के लिए जनरली कौन निवेश करता है, प्राइवेट सेक्टर। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश, बिना लाभ के इन्वेस्टमेंट कौन करेगी, तो भैया ये तो पक्की बात है सरकार ही कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके डिफरेंस के पॉइंट, 4 पॉइंट याद रखिए, 3-4 नंबर से बड़ा क्वेश्चन कभी इसका आता नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो। हिंदी इंग्लिश बच्चों, ये रहा आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, ये वेलफेयर के लिए होता है, ये इनकम को देख के बदलता है, इसको इनकम के बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ग्राफ अपवर्ड स्लोप होता है, इसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और ये प्राइवेट सेक्टर करता है, और इसको कौन करती है जनरली, गवर्नमेंट सेक्टर। कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। इंग्लिश वाले बच्चों आ जाओ, प्राथमिक और राजकोष से घाटे में अंतर, बेटा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। मैंने आपको बताया बेटा, प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, ये वो डेफिसिट है जिसको आप कैसे निकाल रहे हो, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके। देखो, इट शो द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। और ये क्या है बेटा, ये है टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, किसको छोड़ के, उधार को छोड़ के, ठीक है। इंडिकेटर ये बताता है सरकार को कुल कितना घाटा हुआ ब्याज को छोड़कर, इंटरेस्ट को छोड़ के, ये बताता है सरकार को कुल कितना घाटा हुआ इंटरेस्ट को जोड़कर। 1 मार्कर क्वेश्चन है, इन दोनों में से किस में ब्याज नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी डेफिसिट में कोई ब्याज कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट होता है, अभी तो आप माइनस करके प्राइमरी पे जाते हो। लास्ट फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटाओ तो प्राइमरी मिलेगा, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट कर दो बोरिंग को छोड़ के, तो आपको फिस्कल डेफिसिट मिलेगा। इंग्लिश कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा, हिंदी वाले बच्चों आप भी स्क्रीनशॉट कर लो, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, दोनों का मीनिंग, फॉर्मूला, और इसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है और इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो
हाँ, अवमूल्यन मूल्यह्रास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया क्या है डेप्रिसिएशन और क्या है डिवेल्युएशन। भाई क्या है डेप्रिसिएशन, क्या है डिवेल्युएशन। देखो एक बात दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान देना। मान लो $1, मान लो $1 80 का था और अब $1 85 का हो गया। तो पहले तो आप समझो कि अगर रेट बढ़ा, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा तो इसका मतलब है भारतीय रुपया, इंडियन रुपी की वैल्यू घट गई, भारतीय पैसा घट गया। और अब आप ये समझो कि अगर ये घटा नहीं, ये घटाया गया है, ये खुद नहीं हुआ, सरकार ने किया, तो हम वर्ड यूज करेंगे डिवैल्यूएशन हो गया, मतलब अवमूल्यन हो गया। ठीक है बेटा। और अगर ये खुद हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, विदेशी विनिमय बाजार में, फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई से ये खुद हुआ है, तो फिर हम वर्ड यूज करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब मूल्यह्रास हो गया। उम्मीद करता हूं सबको ठीक है मैं क्या कह रहा हूं। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट सरकार बढ़ा रही है और हमारा पैसा कमजोर हो रहा है तो हम कहेंगे अवमूल्यन, मतलब डिवैल्यूएशन। और सरकार नहीं, बाजार की शक्तियों की वजह से हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वजह से हो रहा है, हमारी करेंसी वीक हो रही है, तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास। आ जाओ आ जाओ, दोनों में डिफरेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी स्क्रीनशॉट कर लो आप, इंग्लिश वाले बच्चों आप भी दोनों का डिफरेंस स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार देख लो क्या लिखा है। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। सुन गए आप कि भाई अगर क्या हो रहा है, हमारी करेंसी वीक हो रही है, कैसे? फिक्स एक्सचेंज रेट में, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में। अगर हमारा पैसा कमजोर हुआ और कौन से मेथड से हुआ? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से हुआ, तो हम कहेंगे डिवैल्यूएशन। और अगर फिक्स से नहीं हुआ, अगर फ्लेक्सिबल वाले से हुआ, बाजार की शक्तियों की वजह से हुआ, तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। देखो ये गवर्नमेंट करती है और ये खुद होता है, डिमांड और सप्लाई से होता है। ठीक है, ये फिक्स मेथड में होता है और ये फ्लेक्सिबल में होता है। इंग्लिश कर लो स्क्रीनशॉट, हिंदी वाले बच्चों आप भी आओ यार, ये रहा आपका भी, आप भी कर लो स्क्रीनशॉट। ठीक है सबको, ठीक है सबको ना। ये स्थिर विनिमय प्रणाली में हो रहा है और ये नम्य विनिमय, मतलब कि परिवर्तनशील वाली विधि में हो रहा है। ये सरकार की वजह से हो रहा है, ये मांग और पूर्ति की वजह से हो रहा है, विदेशी विनिमय की। और ये फिर वो दोबारा लिखा है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, और ये नम्य विनिमय दर प्रणाली में हो रहा है। ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे है आपके पास एपीएस और एमपीएस में अंतर। देखो क्या लिखा है, एपीएस और एमपीएस में क्या डिफरेंस है बच्चों। यार पहला तो मीनिंग, एपीएस क्या है? एपीएस रेशियो है किसका? एस अपॉन वाई का, है ना। इससे अभिप्राय एक समय बिंदु पर देश की बचत और आय के बीच अनुपातिक संबंध से है। अनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनेट रिलेशन, अनुपात, रेशियो की फॉर्म में। और एमपीएस क्या है? चेंज इन सेविंग, बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, इन दोनों के बीच के रेशियो से। ठीक है बेटा, शून्य से कम मूल्य, जीरो से कम कौन होगा? बेटा देखो मैं आपको साफ बता दूं, चाहे एमपीएस है और एक और टॉपिक है एमपीसी। एमपीएस एमपीसी दोनों की वैल्यू बेटा 0 से 1 होती है। तो भैया 0 से 1 होती है तो ये 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो जा नहीं सकता, है ना। तो एमपीएस तो भाई नेगेटिव नहीं जाता। देखो लिखा है एमपीएस शून्य से अधिक, शून्य से कभी भी कम नहीं हो सकता है। लेकिन बेटा ये एपीएस, ये भाई साहब नेगेटिव जाते हैं। मैं बताऊं कब जाते हैं? जब देश का खर्चा सी ग्रेटर देन हो वाई से, जब सी बड़ा होगा, कंजम्पशन उपभोग ज्यादा होगा वाई नेशनल इनकम से, तो आपके देश की बचत बेटा नेगेटिव चल रही होगी। और उस टाइम जब आप माइनस एस अपॉन वाई करोगे तो एपीएस आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, और लास्ट बेटा एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई और एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, आपको पढ़ना चाहिए। स्क्रीनशॉट हो गया। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों आप भी कर लो यार, मीनिंग तो चली गया पता। मीनिंग क्या है? एस बाई वाई इसका मीनिंग है, इसका मतलब डेफिनेशन की रेशियो है सेविंग और नेशनल इनकम का, और ये भी रेशियो है चेंज इन सेविंग और चेंज इन नेशनल इनकम का। बेटा ये नेगेटिव जा सकता है, कब जाता है ये नेगेटिव? आपका एपीएस नेगेटिव कब जाता है बच्चों? जब एस नेगेटिव चला जाए। कब जाएगा एस नेगेटिव? जब सी बड़ा होगा वाई से। और ये भाई साहब एमपीएस, ये तो हमेशा 0 से 1 होते, नेगेटिव जाते नहीं। और ये रहा फॉर्मूला, इंग्लिश करिए स्क्रीनशॉट इसको आप। ठीक है रोशन, सबके आ जाएंगे पूरे पूरे नंबर। एपीसी और एमपीसी में क्या अंतर है? आओ देखो बेटा, एपीसी और एमपीसी में डिफरेंस, वो उस टाइम एस था, अब सी है, इतना ही तो फर्क है। क्या ये रेशियो है किसका? कंजम्पशन का, किसके साथ? नेशनल इनकम के साथ। एमपीसी क्या है? ये भी रेशियो है, चेंज इन कंजम्पशन का चेंज इन नेशनल इनकम के साथ। वैल्यू मोर देन 1,
एक से बड़ी वैल्यू, देखो मैं इसके बारे में बोल चुका हूं, पीछे मैंने कहा था चाहे एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, दोनों की औकात 0 से 1 होती है, तो एक से बड़ा तो कोई मतलब ही नहीं है। ये एपीसी कहता है मैं जाता हूं ग्रेटर देन 1, पता है कब? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, जब सी बड़ा हो जाता है वाई से, जब सी ग्रेटर देन वाई से होता है, तो उस टाइम एपीएस जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई और एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। और बेटा एक चीज और ध्यान देना, रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, इनकम के बदलने से क्या होता है बेटा, मैं बता दूं साफ आपको, इनकम के बढ़ने से ये दोनों एपीसी एमपीसी दोनों घटते हैं, लेकिन एमपीसी के घटने की जो स्पीड होती है ना, वो एपीसी से तेज होती है। बस आपको ध्यान रखना है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ एपीसी एमपीसी दोनों घटेंगे, लेकिन एमपीसी के घटने की स्पीड एपीसी से तेज होगी। स्क्रीनशॉट करो इंग्लिश वालों, आगे चलते हैं हम, हिंदी वाले बच्चों आप भी स्क्रीनशॉट कर लो इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूं ठीक है सबको, चल गया पता ना। ये सी और वाई का अनुपात है, ये चेंज इन सी और चेंज इन वाई का अनुपात है। ये एक से बड़ा हो सकता है जब सी बड़ा होगा वाई से, ये तो हो ही नहीं सकता, ये 0 से 1 होता है, और ये दोनों ही गिरते हैं इनकम के बढ़ने के साथ साथ, लेकिन इसके गिरने की स्पीड जो है एपीसी से तेज होती है, और दोनों का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगला, न्यून मांग को ठीक करने के उपाय, नहीं बता रहा हूं, पीछे बता चुका हूं। पीछे बेटा ये मौद्रिक नीति बता दी मैंने, मौद्रिक नीति आरबीआई वाली नीति। न्यून मांग में आरबीआई क्या कोशिश करेगा, डेफिसिट डिमांड है, एडी लेस देन एएस है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, एडी लेस देन है एएस से फुल एम्प्लॉयमेंट पे, न्यून मांग का ये मतलब होता है। इस केस में क्या करेगा आरबीआई, डिमांड कम है ना देश में, आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमारी बात हुई कैसे बढ़ेगा क्रेडिट क्रिएशन, बैंक रेट को कम करो, रेपो रेट को कम करो, इसको फॉरेन आरबीआई जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या करेगा, बाय करना शुरू कर देगा, खरीदना शुरू कर देगा। एलआरआर को कम करो, सीमांत आवश्यकता को भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। और ऋण को प्रोत्साहन के लिए परामर्श देना पड़ेगा, मतलब कि सरकार अच्छी नीति बनाएगी ताकि ज्यादा ऋण मिले, तो ये सारे काम किए जाएंगे। ये है आपका मौद्रिक नीति। लेकिन बेटा एक और नीति होती, न्यून मांग डेफिसिट डिमांड, एडी लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको ठीक करने की एक और नीति होती है फिस्कल पॉलिसी। बेटा ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति। आरबीआई की पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या बोलते हैं बेटा, जो गवर्नमेंट की नीति होती है उसे क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। इसमें सरकार के पास दो चीजें हैं, एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक है टैक्स, है ना। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, इस केस में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को, न्यून मांग है ना, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, और टैक्स को क्या करेगी, टैक्स को घटा देगी। याद रखना बच्चों, पूछेंगे न्यून मांग को परिभाषित करिए और इनमें से कोई भी एक पॉइंट लिख देंगे, कहेंगे इससे कैसे ठीक करोगे ये भी बताओ, और इसका उल्टा भी, आधिक्य मांग एक्सेस डिमांड को बताओ और कैसे ठीक करोगे वो भी बताओ। कर लो भाई स्क्रीनशॉट। चलो अब है इंग्लिश यार बेटा, आप भी ले लो कैसे सही करते हैं डेफिसिट डिमांड को, तो वो हमने लिख दिया आपके लिए। उसके बाद बेटा अतिरेक मांग और न्यून मांग में क्या अंतर है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। इसमें आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। अतिरेक मांग का मतलब होता है एडी ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको बेटा इन्फ्लेशनरी भी बोलते हैं, और इसमें होता है एडी लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको डिफ्लेशनरी भी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अभी रुक जाओ, आप स्क्रीनशॉट कर लेना इसका। हिंदी वाले बच्चों आप स्क्रीनशॉट करो बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है अतिरेक मांग एक्सेस डिमांड, मैंने बता दिया ना क्या ये, एडी ग्रेटर देन एएस है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, और ये क्या है बच्चों, एडी लेस देन एएस फुल एम्प्लॉयमेंट पे। यही बात डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, मैं दिखाता हूं फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। ये बात डेफिनेशन में भी मैं दिखाता हूं, देखो इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जहां अर्थव्यवस्था में एडी पूर्ण रोजगार स्तर पे एएस से अधिक हो जाए, और ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एडी एएस से कम रह गया फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। अच्छा डायग्राम कैसा बनेगा, चित्र कैसा बनेगा बेटा, देखो चित्र कैसा बनेगा, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस 0, यहां लिख दो आप नेशनल इनकम, यहां पे लिख दो आप एडी, ये है 45 एएस, 45 वाला एंगल वाला ग्राफ, ठीक है। आपका ये होना चाहिए था एडी, लेकिन प्रैक्टिकली एडी कहां चला गया, इससे ऊपर, तो ये जो गैप बना है, अभी मैं आपको दूसरी जगह बना के दिखा देता हूं डायग्राम, ठीक है। एक मिनट दो मुझे, यहां बना देते हैं आपके लिए डायग्राम, देखो
वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस जीरो, यहाँ पे नेशनल इनकम, और भी चीजें लिख सकते हो, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई। ये है 45 एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये है आपका एग्रीगेट डिमांड एडी, जो सी प्लस आई का सम होता है। और हुआ क्या, अगर ये पॉइंट मिल जाता तो बहुत मजा आ जाता, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाता, लेकिन प्रैक्टिकली हुआ क्या, एग्रीगेट डिमांड हमारी सोच से कहां चला गया, ऊपर चला गया, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला गया। तो कितना ऊपर गया, E2F। बस बेटा यही है एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। कर लो डायग्राम स्क्रीनशॉट, ठीक है। यही है एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। डेफिसिट में क्या होता है बच्चों, बिल्कुल इसका उल्टा, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस जीरो, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई। हम चाहते थे कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई मतलब 45 वाला कर्व और एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आई कर्व दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए यहाँ पे और बन जाए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पूर्ण रोजगार संतुलन। लेकिन प्रैक्टिकली एग्रीगेट डिमांड कहां रह गया बेटा, हमारी सोच से कम रह गया, AD1। हम चाहते थे AD पे रहे हम, लेकिन कम रह गया, सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई, हम नीचे गिर गए। और कितने से नीचे गिर गए, मान लो E2G, ठीक है, इतना इतना कम रह गया। तो ये है बेटा डेफिसिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। हिंदी अतिरेक मांग कहते हैं इसको बेटा, एक्सेस डिमांड को, और इसको न्यून मांग कहते हैं हिंदी, ठीक है। कर लो स्क्रीनशॉट बच्चों, करिए स्क्रीनशॉट, हटा दो इसको, डायग्राम मैंने समझा दिया है, वापस मैं डेफिनेशन पे जा रहा हूं, आ जाओ। देखो क्या था डिफरेंस में, मीनिंग बता दिया मैंने आपको, डायग्राम बता दिया। संतुलन स्तर, यह पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन दर्शाता है, मतलब ये दर्शा रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट पे। यह अल्प रोजगार संतुलन को भी दर्शाता है, मतलब इसमें क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम हो गया था, लेकिन अब आपका इक्विलिब्रियम नीचे जाके होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा आपको। इसके पीछे कारण क्या है, देश में उपभोग बढ़ गया, लोग ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे वजह हो सकती है। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को घटा दिया होगा, ये वजह हो सकती है। और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, मैं सारे पॉइंट बोल देता हूं आपको। इसके पीछे वजह हो सकती है सी का बढ़ना, आई का बढ़ना, जी का बढ़ना, है ना, एक्सपोर्ट का बढ़ना, इंपोर्ट का घटना, और टैक्स रेट का भी घटना, ये इसके पीछे की वजह हो सकती है। और इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है बेटा, कंजम्पशन का कम होना, इन्वेस्टमेंट का कम होना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होना, एक्सपोर्ट का कम होना, इंपोर्ट का बढ़ना, और टैक्स रेट का घटना, वो इसके पीछे की वजह हो सकती है। उत्पादन रोजगार पर प्रभाव, बेटा इसमें प्रोडक्शन पे और एम्प्लॉयमेंट पे कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। इसमें क्या होगा बेटा, उत्पादन और रोजगार दोनों गिर जाएंगे, क्योंकि न्यून मांग हो गया, दोनों गिर जाएंगे। फिर कीमत पर प्रभाव, बेटा इसमें यह मुद्रास्फीति के स्तर को दर्शाता है, मतलब इसमें कीमत देश में क्या होगी बेटा, बढ़ने लगेगी। और इस केस में क्या होगा बच्चे, कीमत घटने लगेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, 6 नंबर देगा आपको ये टॉपिक, पक्का। आप स्क्रीनशॉट कर लो, या तो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे, और मेरे जैसा टीचर हो तो मैं तो डिफरेंस लिख दूं कि भाई दोनों बता दो, ठीक है। करिए इसका स्क्रीनशॉट। आओ इंग्लिश वाले बच्चों, आपके लिए भी डिफरेंस है, समझा दिया मैंने आपको, स्क्रीनशॉट कर लो, यहीं से आप समझ जाओगे। उसके बाद बेटा एक इस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे है डेरिवेशन, आपको ड्राइव करना है कंजम्पशन कर्व से, उपभोग वक्र से आपको जो है आपको सेविंग कर्व बनाना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, मैं आपको समझा देता हूं क्या है ये, हिंदी आप कर लो स्क्रीनशॉट, मैं भी इसका डायग्राम अलग से बना के समझा देता हूं आपको। ये देखो, ये क्या था बेटा, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को ड्राइव करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस जीरो, यहाँ पे है आपका नेशनल इनकम, यहाँ पे है आपका कंजम्पशन। ये देखो, ये है आपका इनकम का ग्राफ, 45 डिग्री का एंगल, ये है कंजम्पशन कर्व, ठीक है। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, हमेशा उसका एक मिनिमम लेवल होता है, जिसे आप ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हो। ये है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। और आप इधर ध्यान दो, देखो बेटा, इनकम के जीरो होने पर भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता, जिसे आप ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हो। तो इसलिए इनकम के जीरो पे सेविंग्स भी जीरो नहीं होगी, जिसे आप ऑटोनोमस सेविंग्स कहोगे, एस बार, जो हमेशा माइनस सी बार के बराबर होता है। इसलिए सेविंग कर्व यहां से स्टार्ट हो गया बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। फिर बेटा एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे क्या हुआ था, ब्रेक इवन पॉइंट, सी और वाई, हिंदी सम विच्छेद बिंदु, जहां पे सी और वाई इक्वल हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं सी और वाई, ठीक है। तो जैसे ही सी और वाई बराबर होते हैं बेटा, वहां पे सेविंग्स का लेवल जीरो हो जाता है। तो सेविंग कर्व अब यहां से चलेगा और चल के जीरो हो जाएगा, पॉइंट आर पे काट देगा। और अब अगर आप आर और
एस और आर को जोड़ोगे और फर्दर एक्सटेंड करोगे, जोड़ के और आगे बढ़ा दोगे, तो जो मिलेगा वो आपका सेविंग कर्व है। ठीक है, ये डायग्राम बनाना है आपको। पहली बात बतानी है, इनकम के जीरो पे कंजम्पशन जीरो नहीं होता, ऑटोनमस कंजम्पशन होता है, स्वायत्त उपभोग, इसलिए सेविंग भी जीरो नहीं होगा, वो नेगेटिव चला जाएगा, हम एस बार बोलेंगे उसे, और वो माइनस सी बार के बराबर होगा, और इसलिए सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस से। थोड़ा आगे जाते ब्रेक इवन पॉइंट मिला, दोनों ने एक दूसरे को काटा, ब्रेक इवन पॉइंट पे सी और वाई ने, वहां पे हमारी सेविंग क्या हो गई बेटा, वहां पे हमारी सेविंग क्या हो गई थी, जीरो, एक्स एक्सिस को आके हमने काट दिया था, सेविंग जीरो हो गई थी, और फिर एस और आर को फर्दर मिला के बढ़ा दिया हमने, तो हमें हमारा सेविंग कर्व एसएस मिल गया। तो यहाँ पे वो वही आंसर था, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर था, स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों इसका। उम्मीद करता हूं ठीक है सबको। चलिए आगे है आपके पास बीओटी और बीओपी में क्या फर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, बीओटी और बीओपी में क्या फर्क है बेटा। बीओटी बताता है डिफरेंस किसका, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम, जो दृश्य मदे हैं, जो दिखने वाली चीजें, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंस को हम बीओटी बोलते हैं बेटा। बीओपी क्या है बेटा, बीओपी है वो सारे आर्थिक लेन देन, वो सारे इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन जो एक कंट्री किससे कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर रहा है, वो आपका बीओपी है। बीओटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम का डिफरेंस, दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर, और ये ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किया है। देखो क्या लिखा है बेटा, बीओटी में सिर्फ दृश्य मदों को लेंगे, इसमें दृश्य मतलब विजुअल, अदृश्य इनविजिबल, एक पक्षीय जैसे गिफ्ट ग्रांट डोनेशन वो, और पूंजीगत हस्तांतरण कैपिटल ट्रांसफर, लोन लेना या एसेट्स बेचना, ये सभी लेंगे। ठीक है बेटा, पूंजीगत सौदे, बेटा पता होना चाहिए आपको, बीओटी में कोई कैपिटल नेचर का लेन देन नहीं आता, बताया, तो इसमें सिर्फ क्या है, दृश्य मदे आएंगे, लेकिन इसमें बेटा कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, पूंजीगत लेन देन क्या होता है, जिससे या तो आपकी एसेट्स घटेगी और बढ़ेगी, या आपकी लायबिलिटी घटेगी और बढ़ेगी। कोई भी ऐसा लेन देन जिससे सरकार की एसेट्स या लायबिलिटी में चेंज आए, या देश के लोगों की एसेट्स या लायबिलिटी में चेंज आए, वो पूंजीगत लेन देन है, पूंजीगत प्रवृत्ति के लेन देन है। तो बीओपी में ऐसे लेन देन लिखते हैं, लेकिन बीओटी में ऐसा कोई लेन देन नहीं लिखते। ठीक है, ये बीओटी बेटा एक संकुचित अवधारणा, ये एक छोटा सा हिस्सा है बीओपी का, क्योंकि उसमें भी दृश्य मदे आ रही है, उसमें दृश्य है, अदृश्य है, एक पक्षीय है, पूंजीगत है, लेकिन इसमें सिर्फ दृश्य है, तो इसलिए से बोला गया कि ये संकुचित अवधारणा है, और ये एक विस्तृत अवधारणा है, विस्तृत बड़ी अवधारणा है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। और लास्ट बेटा, अगर कभी नकारात्मक बीओटी है, नकारात्मक मतलब नेगेटिव बीओटी है, तो उसको आप भर सकते हो किससे, पॉजिटिव बीओपी से। अगर कभी बीओटी नेगेटिव है लेकिन बीओपी पॉजिटिव है, तो इसकी भरपाई उससे हो सकती है। लेकिन अगर कभी बीओपी ही नेगेटिव हो गया, कभी बीओपी बड़ी चीज ही नेगेटिव हो गई, तो छोटी चीज पॉजिटिव होके भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। अगर कभी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन कभी यही नेगेटिव हो गया तो वो इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूं ठीक है सबको, स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद बेटा ये पढ़ लेना आप, स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर में क्या अंतर है। स्थिर विनिमय दर वो विधि है, फिक्स मेथड वो मेथड है जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज सरकार डिसाइड करती है, और इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है। लिखा है इसको सरकार नियंत्रित करेगी, इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। विनिमय दर प्रणाली, इस वाली प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, है ना, विनिमय दर सामान्यतः स्थिर रहती है। इस वाले मेथड में रेट क्या रहता है, स्थिर रहता है, और इस वाले में रेट क्या होता रहता है, बार बार बदलता रहता है। ये डिफरेंस आप स्क्रीनशॉट कर लो फिक्स और फ्लेक्सिबल में। ठीक है, उसके बाद खत्म। उसके बाद बेटा इस चीज पे आप ध्यान देना, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान दो बेटा। देखो विनिमय दर प्रणाली कैसे काम करती है, ध्यान देना। विनिमय दर प्रणाली इस तरीके से काम करती है कि जब एक देश में फ्लेक्सिबल नम्य विनिमय दर प्रणाली, जब एक देश में विदेशी विनिमय की पूर्ति और विदेशी विनिमय की मांग एक दूसरे को काट दे, जहां पे भी काटेगी, जिस भी मात्रा पे काटेगी, उसी मात्रा पे फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिसीजन हो जाएगा बेटा। लेकिन बेटा अब ये डिमांड और सप्लाई से अगर रेट डिसाइड हुआ, तो आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई हर थोड़ी देर में बदलता रहता है, तो क्या ये रेट हमेशा स्थिर रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बदलने से ये रेट भी बदलेगा। अब मान लो बेटा अगर कभी विदेशी विनिमय की मांग बढ़ गई, तो रेट पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, मांग बढ़ती कब है, मांग, विदेशी विनिमय की मांग, फॉरेन करेंसी की डिमांड का क्या मतलब है, आपके देश से विदेशी पैसा जाना। जैसे जब आप इंपोर्ट करोगे, जब आप विदेशी देशों में घूमने जाओगे, जब विदेशी देशों में निवेश करोगे, तो आपके देश से विदेशी पैसा जाएगा, तो इसे हम कहते हैं विदेशी विनिमय की मांग। ठीक है, अगर मांग बढ़ गई तो विदेशी विनिमय दर पे क्या असर पड़ेगा, देखो
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जीरो, सप्लाई डिमांड, दोनों ने एक दूसरे को यहां पे काटा बेटा, और ये है मात्रा, ये है रेट। अब आप बताओ, कभी भी कुछ भी बढ़ता है आपको पता होना चाहिए, कभी भी अगर डिमांड या सप्लाई में से कुछ भी बढ़ेगा तो उसका ग्राफ राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ चला जाएगा। मैंने आपको बोला डिमांड बढ़ गया डिमांड, अगर डिमांड बढ़ गया, पहले देखो रेट यहां था, जैसे डिमांड बढ़ा अब यहां कट रहा है, तो अब रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। और बेटा अगर रेट बढ़ गया, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो मतलब इसका ये कि इंडियन करेंसी भारतीय रुपया क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेम ऐसे बेटा मान लो सप्लाई बढ़ गया, ये रहा इक्विलिब्रियम, ये रहा सप्लाई, ये रहा डिमांड, सप्लाई बढ़ गया, अभी ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां था रेट, सप्लाई बढ़ गया तो सप्लाई का ग्राफ राइटवर्ड जाएगा सीधे हाथ की ओर, ये चला गया सप्लाई का ग्राफ सीधे हाथ की ओर। अब देखो कहां कट रहा है, यहां पे कट रहा है, तो अब रेट क्या हो जाएगा बच्चों, रेट कम हो जाएगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया तो मतलब इंडियन करेंसी भारतीय पैसा एप्रिशिएट हो गया। डिमांड के बढ़ने से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड के बढ़ने से, और सप्लाई के बढ़ने से हमारी करेंसी क्या हो गई बेटा, एप्रिशिएट, क्योंकि डिमांड के बढ़ने से रेट बढ़ गया था और सप्लाई के बढ़ने से रेट क्या हो गया, घट गया। आपको एक चीज बताता हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में बच्चों मेरे नेगेटिव रिलेशन है। अगर रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, रेट घटेगा तो डिमांड घटेगी। लेकिन बेटा कभी डिमांड से अगर एक्सचेंज रेट की तरफ देखते हो, अगर कभी आप डिमांड के बारे में पहले सोचते हो, जैसे यहाँ पे देखो डिमांड पहले बढ़ी तो इसका क्या असर पड़ेगा, तो डिमांड पहले बढ़ी तो रेट क्या हो गया था, बढ़ गया था ना। तो याद रखो डिमांड से कभी रेट की तरफ देखोगे तो कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है। सेम ऐसे बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई में बेटा पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन अगर कभी सप्लाई से रेट की तरफ देखोगे बेटा तो रिलेशन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, रेट के घटने से सप्लाई घटते हैं। लेकिन अगर पहले सप्लाई बढ़ जाए तो, जैसे यहाँ पे देखो सप्लाई मैंने पहले बढ़ाया, मैंने कहा सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई तो रेट क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि रेट से सप्लाई देखोगे पॉजिटिव रिलेशन और सप्लाई से रेट देखोगे तो नेगेटिव रिलेशन। तो बच्चों आप ये समझ लो कि जो हम आपके लिए भी कर रहे थे वो एक तरीके से आपकी पूरी मैक्रो की रिवीजन थी। आपने जो मेरे मुंह से अभी सुना है वो 35 के करीब क्वेश्चंस तो सुने आपने, टॉपिक तो सुना, लेकिन आप ये देख लो कि अगर आप सिर्फ इतना करके जाते हो ना और अच्छे से करके जाते हो तो आपको 40 में से 40 लाने से मैक्रो में कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया। खूब शेयर करो। जय श्री राम। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।